हेलो डियर, स्वागत है आपका फिर से एक नए सेशन के अंदर। तो आज हमारा सेशन रहेगा एसबीआई क्लरिकल मेंस एग्जाम को लेके मिनी मॉक टेस्ट नंबर 4। 3 मिनी मॉक टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने वो तीनों मिनी मॉक टेस्ट जो हैं वो अच्छे से गो थ्रू किए होंगे। तो आज हम उसी रूटीन को कंटिन्यू करते हैं और बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन के साथ। तो आज के क्वेश्चन थोड़े से चैलेंजिंग हो सकते हैं आपके लिए। लेवल पिछले के कंपैरिजन में थोड़ा सा बढ़ के है। ओके, तो ट्राई करिएगा कि आप उसे खुद सॉल्व कर सकें गिवन टाइम के अंदर, मतलब लिमिटेड टाइम के अंदर। तो रूटीन या स्ट्रेटेजी वही रहेगी जो हमारी पिछली मिनी मॉक्स में है। जो भी आपके सामने क्वेश्चन रहेगा, पेन नोटबुक साथ में लेके बैठिए। जो भी क्वेश्चन आएगा पहले वीडियो को पॉज करके उसे खुद से सॉल्व करके देखो और टाइम बाउंड करके कि आपने कितने टाइम में उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। ओके, टाइम ज्यादा लगा हो, सिचुएशन ना समझ में आई हो कि कैसे सॉल्व करना था, वीडियो सॉल्यूशन के ऊपर आइए, चाहे डबल स्पीड के साथ देख लो। ओके, चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला ही क्वेश्चन हमारा पजल से कनेक्टेड था। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज में है, उसके बाद हिंदी लैंग्वेज में है। जिस भी माध्यम में आप अटेम्प्ट करते हो, पॉज करिए वीडियो को, सॉल्व करके देखो। ठीक है, डायरेक्टली सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। तो इसमें देखो मेरे पास स्पेस कम था, तो पिछला पैराग्राफ से हम डाटा उठा लेते हैं कि हमें क्या क्या चीजें यहां पर यूज करनी थी। कहता 7 पर्सन थे, नाम दे दिए गए। वो अलग अलग सेमिनार उनका आता है जिसमें नंबर ऑफ डिफरेंट डेज जितने दिए गए हैं, कितने दिए गए हैं, 7 डिफरेंट डेज में हर एक पर्सन का अलग अलग सेमिनार होता है। ओके, स्टार्ट कहां से हो रहा है? वीक मंडे से शुरू हो रहा है। डिफरेंट नंबर ऑफ पर्सन अटेंड द सेमिनार ऑन ईच डे। प्रत्येक दिन कुछ डिफरेंट नंबर ऑफ पर्सन जो है उस सेमिनार को अटेंड करते हैं। तो दो ही डाटा हमारे पास गिवन है, एक तो डेज का कंसेप्ट है, एक पर्संस का, और नंबर ऑफ पर्संस आपको कुछ दिए जाएंगे जो सेमिनार को अटेंड करते हैं। तो सबसे पहले हम डेज को प्रेफरेंस दे देते हैं यहाँ पर, क्योंकि डेज का सीक्वेंस यहाँ पर फिक्स है। ओके, चलो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। बस आपको वीक की स्टार्टिंग गिवन थी, बस बाकी और कुछ भी एज्यूम करने की नीड नहीं है। ओके, तो अपने एंड से पहले ही 2 से 3 केसेस ड्रॉ करके चल सकते हो। तो जब भी आप एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें या मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो पहले ही 2-3 पॉसिबिलिटी मान के चलिएगा कि बन सकती हैं। तो उसके लिए माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो, पहले ही टेबल बना के रख लो। चलो इंफॉर्मेशन पकड़ते हैं। कहता है 19 पर्सन अटेंड द सेमिनार ऑन थर्सडे। डेफिनेट कंडीशन गिवन है कि थर्सडे को, वीरवार को 19 पर्सन हैं जो सेमिनार अटेंड करते हैं। 2 पर्सन अटेंड द सेमिनार बिटवीन वाई एंड डब्ल्यू। वाई और डब्ल्यू के बीच में 2 पर्सन ऐसे हैं जो सेमिनार को अटेंड करते हैं। अब हमें नहीं पता वाई कहां रहेगा, हमें नहीं पता डब्ल्यू कहां रहेगा। क्वेश्चन को कम टाइम में अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी क्या है? हम पॉसिबिलिटीज को अवॉइड करके चलते हैं। और पॉसिबिलिटीज अवॉइड कैसे होंगी? जितना स्टेटमेंट्स को आपस में कनेक्ट करके चलोगे। अभी हमने इस इंफॉर्मेशन को पढ़ा कि वाई और डब्ल्यू के बीच में 2 पर्सन ऐसे हैं जो सेमिनार अटेंड करते हैं अपना। बट आगे देखिए, अगली इंफॉर्मेशन भी मुझे वाई से रिलेटेड है। कहता वाई हैज सेमिनार बिफोर डब्ल्यू। माना कि वाई और डब्ल्यू के बीच में 2 पर्सन ऐसे हैं जो सेमिनार अटेंड करते हैं, और वाई जो है वो डब्ल्यू से पहले जो है वो सेमिनार अटेंड करेगा। 45 पर्सन अटेंड द सेमिनार ऑफ जेड। जेड का सेमिनार अटेंड करने वाले टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने गिवन है? 45, 45। हमें नहीं पता जेड कहां आएगा, 45 भी नहीं कह सकते। नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग द सेमिनार ऑफ टी इज 1/3 ऑफ द पर्सन हु अटेंड द सेमिनार ऑफ जेड। कहता है जितने नंबर ऑफ पर्सन जेड का सेमिनार अटेंड करते हैं, अब जेड का सेमिनार अटेंड करने वाले कितने पर्सन है? 45। उसका 1/3, 1/3 कौन अटेंड करते हैं? किसका सेमिनार? 15 पर्सन ऐसे हैं जो टी का सेमिनार अटेंड करेंगे। क्लियर होगी ये भी इंफॉर्मेशन। डब्ल्यू हैज सेमिनार आफ्टर फ्राइडे। कहता है डब्ल्यू का जो सेमिनार है वो फ्राइडे के बाद ही होता है। तो फ्राइडे के बाद डब्ल्यू का सेमिनार जो है वो शनिवार, सैटरडे को भी हो सकता है और संडे को भी हो सकता है। तो हमने 2 केसेस इससे रिलेटेड बना ली। अगला देखिए,
अगर W यहाँ पर अरेंज्ड है तो Y भी अरेंज हो गया, क्योंकि W और Y के बीच में 2 का गैप है। तो इस इंफॉर्मेशन को यूज कर लिया, तो मैंने इसे कैंसल आउट कर दिया यहाँ से। आगे देखिए, कहता X हैज अ सेमिनार इमीडिएटली बिफोर T। X का जो सेमिनार था वो T से जस्ट पहले था। अब ये दोनों के दोनों एक साथ रहेंगे, क्योंकि जहां T रहेगा उसके जस्ट ऊपर X रहेगा। ओके, अगली इंफॉर्मेशन, X हैज सेमिनार ऑन नाइदर ऑन थर्सडे नॉर ऑन फ्राइडे। X का जो सेमिनार है ना तो थर्सडे को है और ना ही फ्राइडे को है। अगर थर्सडे और फ्राइडे को X का सेमिनार नहीं है, तो ये जो हमारा पहला केस बन रहा था, ये दूसरा केस था, ये पहला केस। तो पहले केस में T और X को अरेंज करने के लिए 2 कंसेक्यूटिव डेज अवेलेबल होने चाहिए। तो T और X का केस मैं यहां तो ले ही नहीं सकता, क्योंकि X जो है वो वीरवार और शुक्रवार को अवेलेबल नहीं है। तो T और X को अरेंज करने के लिए सिर्फ हमारे पास एक ही कंडीशन बनी पहले केस में। पर दूसरे केस में बात करें, T और X यहां भी आ सकते हैं, T और X मंडे ट्यूसडे भी आ सकते हैं। तो इस पॉइंट को मैं अभी होल्ड पे रखूंगा T और X को लेके सेकंड केस के लिए, जहां पर चीजें इंक्लूड हो रही हैं। जितना पजल एक केस में बनता है उसको आप कंटिन्यू रखिए। ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट अप्रोच आपको बता रहा हूं। क्या पता जिसको आप कंटिन्यू रखेंगे उसी से ही सारे का सारा पजल सोल्व हो जाए, बाकी केसेस बनाने की नीड ही ना पड़े। तो ये चांसेस हैं कि आपकी वो चीजें इंक्लूड हो सकती हैं। ओके, चलो आगे देखिएगा। अगली इंफॉर्मेशन क्या है, कहता द नंबर ऑफ पर्संस अटेंड द सेमिनार ऑन फ्राइडे इज ट्वाइस द पर्सन अटेंड द सेमिनार ऑफ एक्स। कहता जितने नंबर ऑफ पर्सन जो हैं वो फ्राइडे को सेमिनार जो अटेंड करेंगे, मतलब फ्राइडे को किसका सेमिनार है पता नहीं है, जिसका भी होगा उसका सेमिनार अटेंड करने वाले जितने भी पर्सन होंगे वो डबल होंगे। किसका डबल होंगे, एक्स का डबल होंगे। अब एक्स का ही नहीं पता भाई कितने हैं, तो एक्स का डबल कौन होंगे, जो फ्राइडे को सेमिनार अटेंड करेंगे। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखिए, कहता पर्सन हु हैव सेमिनार आफ्टर वाई those seminars was attended by more number of person than the persons attend the seminar of y। इस इंफॉर्मेशन को थोड़ा ध्यान से समझो। कहता y के बाद जितने भी पर्सन होंगे, y के बाद जितने भी पर्सन होंगे उन सभी के पास जितने भी सेमिनार्स होंगे, जिस भी पर्सन का सेमिनार होगा उसमें अटेंड करने वाले नंबर ऑफ पर्सन जितने भी होंगे हर सेमिनार में, उनकी जो नंबरिंग है वो y से ज्यादा ही होगी। मैं सपोज मान के चलता हूं y के सेमिनार में 15% सेमिनार अटेंड करने के लिए आते हैं, तो y के बिलो में जितने भी पर्सन होंगे ना सेमिनार अटेंड करेंगे वो 15 से ज्यादा ही होंगे, 16, 17, 18, 20, 25 कितने भी हो सकते हैं, बट रहेंगे वो y के अबव ही। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन ध्यान में रखिएगा। अगली इंफॉर्मेशन देखिए क्या है, कहता देयर आर एज मेनी पर्सन हैव सेमिनार बिटवीन v एंड x एज बिटवीन t एंड z। जितने नंबर ऑफ पर्सन v और x के इन बिटवीन आते हैं उतने ही नंबर ऑफ पर्सन t और z के इन बिटवीन भी आएंगे। तो ये जो क्वांटिटी है आपकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, कि जितने नंबर ऑफ पर्सन v और x के बीच में आएंगे सेमिनार अटेंड करने के लिए, उतने ही नंबर ऑफ पर्सन का सेमिनार होगा t और z के इन बिटवीन भी। नंबर ऑफ पर्सन अटेंड द सेमिनार ऑफ u इज 2 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन अटेंड द सेमिनार ऑफ x। कहता है यू सेमिनार अटेंड करने वाले जितने भी नंबर ऑफ पर्सन होंगे वो 2 ज्यादा होंगे किससे, जितने एक्स सेमिनार में अटेंड करने वाले पर्सन है। अब एक्स का ही नहीं पता कितने पर्सन सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, बट जितने भी होंगे उससे 2 ज्यादा होंगे यू का सेमिनार अटेंड करने वाले। अगली इंफॉर्मेशन है टोटल नंबर ऑफ पर्सन अटेंड द सेमिनार ऑफ टी एंड डब्ल्यू इज ट्वाइस द नंबर ऑफ पर्सन हु अटेंड द सेमिनार ऑफ यू। कहता टी और डब्ल्यू इकट्ठे एक साथ, टी और डब्ल्यू दोनों को मिला के जितने नंबर ऑफ पर्सन सेमिनार अटेंड करेंगे वो क्या होंगे, डबल होंगे। किसका डबल होंगे, यू का डबल होंगे। ये भी इंफॉर्मेशन क्लियर होगी। आगे देखिए, कहता टोटल नंबर ऑफ पर्सन अटेंड द सेमिनार ऑफ एक्स एंड वी इज 9 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन हु अटेंड द सेमिनार ऑन सैटरडे। कहता एक्स और वी दोनों का सेमिनार जितने भी नंबर ऑफ पर्सन अटेंड करेंगे ये सेमिनार, मैं डिफरेंट पेन यूज कर लेता हूं ताकि आपको होच पोच ना लगे। कहता एक्स और वी का सेमिनार अटेंड करने वाले जितने भी नंबर ऑफ पर्सन होंगे कंबाइनली वो क्या होंगे, 9 ज्यादा होंगे। किससे 9 ज्यादा होंगे, जितने नंबर ऑफ पर्सन सैटरडे को सेमिनार अटेंड करेंगे। अच्छा मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है, ये ज्यादा होच पोच हो जाएगा, नहीं तो जगह मेरे पास कम है, ठीक है, स्क्रीन के मुताबिक मैं थोड़ा गरीब हूं, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना। वो वाली इंफॉर्मेशन यूज हो चुकी थी इसलिए उसे मैंने
यहाँ से इरेज कर दिया। तो एक्स और वी के बीच में जब जितने भी नंबर ऑफ पर्सन सेमिनार अटेंड करने आएंगे एक्स और वी सेमिनार में, वो शनिवार को अटेंड करने वाले नंबर ऑफ पर्सन से 9 ज्यादा होंगे। ओड नंबर ऑफ पर्सन अटेंड द सेमिनार ऑन वेडनेसडे। बुधवार को जितने भी नंबर ऑफ पर्सन होंगे सेमिनार अटेंड करने वाले, वो काउंटिंग में ओड होंगे, विषम होंगे। ओके है जी। चलो अब क्या डाटा उठाएं, कोई फिक्स्ड कंडीशन में आपको कोई डाटा अवेलेबल नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, हम इस इंफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करवा लेते हैं। पहले केस में इस इंफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करवाते हैं, कहता है जितने नंबर ऑफ पर्सन वी और एक्स के बीच में हैं उतने ही नंबर ऑफ पर्सन टी और जेड के बीच में भी होंगे। अगर मैं मान लेता हूं एक्स और वी के बीच में दो पर्सन आ रहे हैं, ठीक है, तो टी और जेड के बीच में भी दो ही होंगे। तो टी अगर यहां पर है, दो के गैप में जेड यहां पर आ गया, एक तो ये केस वैलिड होगा। दूसरा और कौन सा वैलिड हो सकता है, पहली सिचुएशन में अगर मैं वी यहां ले लेता हूं, तो देखिए ध्यान से, एक्स और वी के बीच में 3 पर्सन आ गए, तो टी और जेड के बीच में भी 3 आने चाहिए। तो अगर टी यहां पर है तो 1 2 3 के बाद इधर तो जेड होना चाहिए, बट यहां तो ऑलरेडी डब्ल्यू है, तो मतलब मैं वी यहां नहीं ले सकता। वी मैं यहां ले लूंगा भी नहीं, क्योंकि एक्स और वी के बीच में 5 होंगे, तो टी और वी के बीच में, सॉरी, एक्स और वी के बीच में अगर 5 होंगे तो टी और जेड के बीच में भी 5 सेमिनार आने चाहिए। कहां पर बिठाओगे जेड को? तो हमारे पास यहां पर सिर्फ एक ही कंडीशन वैलिड है वी और जेड को लेके। पेंडिंग प्लेस किसका रहा? डब्ल्यू का। और जेड के पास टोटल नंबर ऑफ सेमिनार्स कितने हैं? 45। ये तो गिवन था हमें डाटा, देखो। बट ये वाला केस हो नहीं सकता, ठीक है। टी के पास कितने हैं? 15। अब जेड के पास 45 हैं, ये हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि एक इंफॉर्मेशन हमें ये दी गई थी कि शुक्रवार को, फ्राइडे को, जो भी पर्सन सेमिनार अटेंड करने आएंगे वो किसका डबल होंगे? एक्स का। तो एक्स का अगर डबल फ्राइडे को आ रहे हैं, मतलब फ्राइडे को अगर 45 है, तो एक्स के पास 45 का हाफ होंगे। 45 का हाफ मतलब 22.5। ये परसेंट डेसिमल में कब से काउंट होने लग गए? तो मतलब ये आपका केस टोटली वैनिश हो रहा है, ये आपकी अरेंजमेंट बन ही नहीं सकती, ठीक है। तो ये वाला केस कैंसिल हो गया। तो जो हमने आइडिया लिया था टी और एक्स को लेके दूसरी सिचुएशन में, वहां पर आप दो केसेस क्रिएट कर सकते हो कि ये वाला ऑलरेडी था सिचुएशन में, टी के अबव में एक्स यहां भी आ सकता है, टी के अबव में एक्स यहां भी आ सकता है। तो ये हमारे दो केसेस जो हैं वो जनरेट होंगे। अब यहां से डिफरेंशिएट करना सीखिए। कौन सी इंफॉर्मेशन? टी के पास टोटल नंबर ऑफ कितने हैं? वेडनेसडे को 15 होंगे और ट्यूसडे को 15 होंगे, क्योंकि टी के पास हमें ऑलरेडी अवेलेबल था टोटल नंबर ऑफ सेमिनार अटेंड करने वाले पर्सन कितने हैं? 15। तो 15 कहीं भी आ सकता है। उसके बाद देखिए, इस इंफॉर्मेशन को मैं यूटिलाइज करता हूं फिर से, कहता है जितने वी और एक्स में है उतने ही टी और जेड में है। अगर पहले केस में बात करें, ये देखो ये पहला केस है, अगर एक्स और वी में कोई भी नहीं है तो टी और जेड भी एडजेसेंट होने चाहिए। अब टी के साथ जेड तो एक साथ बैठ ही नहीं सकता। अगर एक्स और वी में दो हैं तो टी और जेड में भी दो होंगे। इसके अलावा देखो आप वी और जेड को अरेंज कर ही नहीं पाओगे। सिमिलरली अगर एक्स यहां पर है, वी यहां पर लोगे, तो टी और जेड में भी एक पर्सन होना चाहिए। तो टी अगर यहां पर है एक के गैप में, तो यहां ऑलरेडी वाई आ रहा है, तो मतलब यहां पर वी नहीं ले सकते आप। दोनों केसेस में एक ही कंडीशन को सेटिस्फाई करवा दो। तो यहां पर भी सिर्फ एक ही केस बचा, अगर एक्स और वी के बीच में 3 है तो टी और जेड के बीच में भी कितने होंगे? 3 ही पर्सन होंगे। अब जेड के बारे में हमें इंफॉर्मेशन पता थी कि जेड के पास टोटल नंबर ऑफ सेमिनार अटेंड करने वाले पर्सन कितने हैं? 45। तो हमारी ये इंफॉर्मेशन भी यूज होगी, ये इंफॉर्मेशन भी यूज हो चुकी है। इतना क्लियर हो गया? तो मैं इसे यहां से इरेज कर रहा हूं। अब ध्यान से सुनिए, हमें शनिवार सैटरडे से रिलेटेड एक डाटा गिवन था कि सैटरडे को जितने भी नंबर ऑफ पर्सन सेमिनार अटेंड करेंगे, सैटरडे को देखो दोनों केसेस में कितने पर्सन आ रहे हैं? 45। वो उससे 9 ज्यादा किसके पास होंगे? एक्स और वी के पास। तो मतलब कि सैटरडे को अगर 45 पर्सन सेमिनार अटेंड करने के लिए जा रहे हैं, तो 45 में 9 जोड़ दो तो कितना हो गया? 54। तो एक्स और वी के दोनों के एक साथ मिला के टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए सेमिनार अटेंड करने वाले? 54 कैंडिडेट हो गए। क्लियर है इतना? अब एक चीज ध्यान देने वाली है, यही मेजर ट्विस्ट है पूरे के पूरे पजल का। ध्यान से सुनिए, अगर मैं यहां पर आइडेंटिफाई करूं, वी की पोजीशन हमें फिक्स है कि वो शुक्रवार को है। ध्यान से देखिए, वी की पोजीशन फिक्स है दोनों केसेस में कि वो फ्राइडे को है। तो फ्राइडे से रिलेटेड हमें एक डाटा गिवन था कि फ्राइडे को जितने भी नंबर ऑफ पर्सन सेमिनार अटेंड करेंगे वो एक्स का डबल होंगे।
वो x का क्या होंगे, डबल होंगे। और फ्राइडे को सेमिनार कौन सा है, v का। समझ आया? तो मतलब v जो है वो डबल है किसका, x का। अगर v x का डबल है तो मैं यहां पर v को 2x लिख सकता हूं, क्योंकि v जो है वो किसके बराबर है, x का डबल है। तो v की वैल्यू 2x होगी, ये x ऑलरेडी अवेलेबल है, तो यहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 18। सॉल्व करके आप देख सकते हैं कि 3x इज इक्वल टू 54, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 18। अगर x की वैल्यू 18 है तो x और v मिलके कितने बना रहे थे, 54। अगर x 18 है तो v कितना हो जाएगा, 36। इस सिचुएशन में भी x अगर 18 है तो v कितना हो जाएगा, 36। उम्मीद करता हूं ये वाला पॉइंट क्लियर होगा। देखो अगर कहीं भी डाउट आए तो आप इस चीज को रिवाइंड करके एक बार फिर से समझ सकते हो। ओके, रिकॉर्डेड सेशन का यही फायदा होता है। चलो, यहां पर u की पोजीशन फिक्स थी, यहां पर u की पोजीशन फिक्स है। ओके है जी। चलो अगली इंफॉर्मेशन देखिए क्या है। तो हमने इस चीज को यूज कर लिया। अब ये भी डाटा मैं हटा दूं यहां से। अब ये इंफॉर्मेशन पकड़ो, कहता है यू के पास, यू सेमिनार में जितने भी नंबर ऑफ पर्सन अटेंड करेंगे वो सेमिनार, वो एक्स से 2 ज्यादा होंगे। अब दोनों सिचुएशन में देखो, एक्स के पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं सेमिनार अटेंड करने वाले, 18। 18 से 2 ज्यादा मतलब यू के पास 20 कैंडिडेट आएंगे सेमिनार अटेंड करने के लिए। यहां पर भी 20 आ गया, बट ये वाला केस कैंसिल हो गया। रीजन, बुधवार को कितने होने चाहिए पर्सन, ओड होने चाहिए काउंटिंग में। बट सेकंड केस में देखिए बुधवार को कितने आ रहे हैं, 20, इवन नंबर ऑफ पर्सन है, तो आपका ये वाला केस जो है वो कैंसिल हो गया डायरेक्टली। ये वाला केस ये कैंसिल हो गया, इसकी तरफ नहीं देखेंगे हम। ओके चलो, तो फिर अभी के लिए फिलहाल एक ही कंडीशन बनी कि W के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। देखो ये तो T के बब में X है, ये यूज हो गया। फ्राइडे को X का डबल है, ये यूज हो गया। ये वाला डाटा यूज हो गया, ये वाला पेंडिंग रहा बस। T और W दोनों मिलके U का डबल है। अब U के पास देखो सेमिनार अटेंड करने वाले पर्सन कितने हैं, 20। तो 20 का डबल कितना हो गया, 40। तो मतलब T और W इकट्ठे मिलके 40 कैंडिडेट आ रहे हैं उनका सेमिनार अटेंड करने के लिए। T के बारे में डाटा ऑलरेडी गिवन है 15, तो 15 में मैं 25 जोड़ूंगा तभी तो सम 40 बनेगा। तो W का भी पता चल गया, टोटल नंबर ऑफ पर्सन सेमिनार अटेंड करने वाले कितने आ रहे हैं, 25। और ये वाली कंडीशन जो हमने होल्ड पे रखी थी, ये वाली देखिए कि जो भी पर्सन Y के बाद में रहेंगे उनके सेमिनार में जितने भी नंबर ऑफ पर्सन आएंगे सेमिनार अटेंड करने के लिए, उनकी काउंटिंग Y से ज्यादा ही होगी। चेक कर लो, Y के पास 19 नंबर ऑफ पर्सन आ रहे हैं काउंटिंग में, ठीक है। तो Y के नीचे जितने भी हैं पर्सन अटेंड करने वाले सेमिनार, वो 19 से ज्यादा ही हैं। 36 है, 45 है और 25 है। तो समझ में आ गया होगा सॉल्यूशन। बस ट्विस्ट डालने वाला यही एक मेजर पॉइंट था, इसको आपको थोड़ा कैची बनाना था। ओके चलो, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो हलवा ही होंगे, चेक कर लो। पहला क्वेश्चन कहता है कौन सा कथन इनमें से सही है। कहता है टी मंडे वाई वेडनेसडे, दो ऑप्शन मैं इकट्ठे पिक कर रहा हूं क्योंकि आगे पीछे जाना पड़ेगा। टी मंडे और वाई वेडनेसडे चेक करते हैं। क्या टी मंडे है, नहीं, मंडे को यू है। वाई वेडनेसडे है, नहीं, वाई तो थर्सडे का है। मतलब आपका ए ऑप्शन भी गलत है और बी ऑप्शन भी गलत है। डब्ल्यू सैटरडे और एक्स ट्यूसडे, हाँ जी डब्ल्यू सैटरडे नहीं है। एक्स ट्यूसडे है, हाँ जी ये वाला ठीक है। तो आपका आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी। ओके, हाउ मेनी पर्सन अटेंड द सेमिनार ऑन फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। शुक्रवार शनिवार और रविवार को कितने पर्सन सेमिनार अटेंड करते हैं। शुक्रवार 36, शनिवार 45, रविवार को 25। तो 25 और 45 70 और 36 कितना हो गए, 106। डी ऑप्शन। मैच करते रहना अपने अपने आंसर, अगर करेक्ट आ रहे हैं तो कमेंट करके बता दो। फ्राइडे को किसका सेमिनार है, हाँ जी फ्राइडे को देखो भाई किसका सेमिनार था, फ्राइडे को वी का सेमिनार था। ओके चलो, वी का सेमिनार था फ्राइडे को, सी ऑप्शन। क्लासिफिकेशन 4 ऑफ द फॉलोइंग पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ऑप्शन ही उठाते हैं। तो वाई यू जेड डब्ल्यू एक्स, क्या क्या गिवन था, वाई यू जेड डब्ल्यू एक्स। चलो मैच करो, वाई यहां पर है, यू टॉप पे है, डब्ल्यू यहां पर है, एक्स भी आ गया और जेड भी आ गया। अब इनमें देखो क्या डिफरेंस आ सकता है, u 20, x 18, ओके, y 19, z 45, w 25। भाई क्या लॉजिक आता है, हाँ अगर यहाँ पर x ना होता फिर तो पता चलता है कि u के पास 20 हैं सेमिनार्स अटेंड करने वाले पर्सन, z के पास 45 हैं, w के पास 25 हैं, वो सारे 5 के मल्टीपल हैं।
बट x तो 5 का मल्टीपल है ही नहीं। तो हम ये मान सकते हैं इस सिचुएशन में इसका आंसर क्या होगा कि y को छोड़ के जितने भी नंबर ऑफ सेमिनार्स हैं उनके सेमिनार में जितने भी पर्सन सेमिनार अटेंड कर रहे हैं वो काउंटिंग में क्या है, कॉम्पोजिट है, भाज्य संख्याएं हैं। इकलौता y ही ऐसा है जिसके सेमिनार में जितने भी पर्सन आ रहे थे वो प्राइम नंबर में है। ठीक है, 19 प्राइम नंबर है ना, तो यही लॉजिक निकल के आ रहा है, इसके अलावा तो कोई लॉजिक निकल के ही नहीं आ रहा। ओके चलो, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। इफ u इज रिलेटेड टू 18, अगर u 18 से संबंधित है, चलो इसका हम सीक्वेंस मैच कर देते हैं, एनोलॉजी से रिलेटेड है। अगर u 18 से रिलेटेड है, ये देखो u मंडे है तो 18 ट्यूसडे है, तो u के जस्ट बिलो में 18 आ रहा है। और क्या गिवन है, x 15 से रिलेटेड है, हाँ जी x यहाँ पर है तो 15 यहाँ पर है, तो x के बिलो में 15 आ रहा है। तो सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें किसका बताना है कि ऐसा कौन सा पैरामीटर है जो 36 से रिलेटेड होगा। तो 36 से कौन रिलेटेड होगा, y, तो y के बिलो में 36 आ रहा है, इसी वजह से तो आंसर क्या आ जाएगा, y तो ऑप्शन नहीं है, तो y के लिए डे देखो कौन सा है, थर्सडे। ठीक है, द वन हु हैज अ सेमिनार ऑन थर्सडे, मतलब कि डी ऑप्शन। तो क्वेश्चन थोड़े हल्के से टाइम कंज्यूमिंग थे कि आपको बार बार फ्रेम में जज करना पड़ रहा था कि क्या आएगा, मैं रिजेंबल करना पड़ रहा था। तो मेंस लेवल है भाई, इतना हलवा भी नहीं आएगा कि आपको बहुत ही आसान चीज़ें, पकी पकाई खीर मिल जाएगी, हाँ भाई चलो आ गया चलो मार्क करो, ऐसा नहीं होगा। हल्का सा तो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन आएगा। ओके चलो, घबराना नहीं है। बट तो अगर करेक्ट था ये सारे के सारे आंसर मैच कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। चलो अगले पे आते हैं। तो अगला आपका सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड है, वो भी पैरेलल रोज वाला। तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज में है, पॉज कीजिए, हिंदी लैंग्वेज में है, पॉज करके अटेम्प्ट करो। ओके चलो डायरेक्टली वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हैं फिर आप। हाँ जी, तो क्या डाटा गिवन है, कहता है 12 पर्सन है सिट इन 2 पैरेलल रोज, 12 पर्सन है दो समांतर पंक्तियों में रहते हैं। ठीक है, या बैठे हैं, रहते तो क्या ही है, बैठे हैं। 6 पर्सन ये दे दिए गए सी से लेके एच तक, वो रो 1 में बैठे हैं और सभी का फेस उत्तर दिशा में है, सी से लेके एच तक। और अगले 6 पर्सन दे दिए, वो रो 2 में बैठे हैं, सभी का फेस दक्षिण दिशा में है। कहता ईच पर्सन हैज डिफरेंट नंबर ऑफ पेन्स एंड पर्सन इन रो 1 हैज मल्टीपल ऑफ 6 एंड पर्सन इन रो 2 हैज मल्टीपल ऑफ 7। अब इस इंफॉर्मेशन को ध्यान से समझो। कहता जो दो ये पंक्तियों में पर्सन बैठे हैं, कहता जो रो 1 में पर्सन है ना और जो रो 2 में पर्सन है, गिवन है कि हर पर्सन को कुछ अलग अलग क्वांटिटी में नंबर ऑफ पेन है उनके पास। ओके, और जो पहली पंक्ति में पर्सन बैठे हैं ना, उनके पास जितने भी पेन्स होंगे वो 6 के मल्टीपल में होंगे। सेकंड रो वाले पर्सन के पास जितने भी पेन्स होंगे वो 7 के मल्टीपल में होंगे। इतना भी क्लियर है। आगे देखिए, कहता पर्सन आर सिटिंग इन बोथ द अरेंज्ड रोज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पेन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कहता है दोनों के दोनों पंक्तियों में जितने भी पर्सन नंबर ऑफ पेन्स रखते हैं अपने पास, वो विद इन द रो बाएं से दाएं असेंडिंग ऑर्डर में है। मतलब सपोज मैं रो 1 में यहां पर बात कर लेता हूं कि 5 पर्सन है, अगर इधर 6 है तो इधर 12, फिर 18, या 18 नहीं तो 24, 24 नहीं तो 30, मतलब जो भी 6 का मल्टीपल होगा वो विद इन द रो अपनी ही रो में लेफ्ट टू राइट असेंडिंग ऑर्डर में होगा। ये नहीं होगा कि इस पर्सन को 12 पसंद है, इसको 30 पसंद है, इसको 48, रैंडम नहीं होंगे नंबर, एक असेंडिंग ऑर्डर में होंगे। ठीक है, ऐसे ही दूसरी रो में भी होगा, वो 7 के मल्टीपल अपनी ही रो में बाएं से दाएं असेंडिंग ऑर्डर में आएंगे नंबर ऑफ पेन्स के हिसाब से। तो सिचुएशन क्लियर होगी, तो इसको लिखने की नीड नहीं है, वो मैं आपको वर्बली बता दूंगा क्योंकि पहले ही मेरे पास जगह कम है। ओके, बताया था ना, स्क्रीन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं गरीब हूं थोड़ा। चलो इसे शुरू करते हैं। क्या क्या डाटा गिवन है, कहता द पर्सन हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ सी इज फेसिंग आर। कहता जो व्यक्ति सी के दाईं और दूसरे प्लेस पे है, हमें नहीं पता अभी सी कौन सी पोजीशन पे बैठा है, बट इतना पता है वो नॉर्थ फेसिंग रो में है। तो सी मान लेते हैं नॉर्थ फेसिंग रो का पार्ट है, उत्तर दिशा में बैठा है। तो उसके दाईं और दूसरे प्लेस पे कौन सा पर्सन बैठा है, जिसके सामने कौन बैठा हुआ है, आर अवेलेबल है। ठीक है, थोड़ा नीचे करके लिख देता हूं, जगह कम है। सपोज सी नॉर्थ फेसिंग रो में कहीं ना कहीं बैठा होगा, उसके दाईं और दूसरे प्लेस पे जो भी पर्सन बैठा होगा उसके सामने कौन बैठा मिलेगा, हमें आर बैठा मिलेगा। ओके, अभी नहीं पता दोनों में से कौन कौन सी पोजीशन पे है, तो इनके सामने भी कोई ना कोई पर्सन जरूर आ जाएगा।
क्योंकि एक रो का पर्सन दूसरे रो के पर्सन को ऑपोजिट फेस भी करता है, आपने देखी है कंडीशन। आगे देखिए, कहता है 2 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड टी, आर और टी के इन बिटवीन 2 पर्सन आ रहे हैं। तो अगर आर यहां पर है तो 2 के गैप में टी यहां भी आ सकता है, 2 का गैप टी वहां भी बन सकता है। तो इस सिचुएशन को मैं होल्ड पे रख देता हूं कि आर और टी के बीच में 2 पर्सन आ रहे हैं। इतना भी क्लियर होगा। आगे देखिए क्या है, कहता सम ऑफ नंबर ऑफ पेन्स ऑफ सी एंड यू इज 19। कहता सी और यू के पास जो भी पेनों की संख्या है वो 19 है। अब इस 19 को ब्रेक करो ऐसे दो नंबर्स में कि एक 6 का मल्टीपल आए, एक 7 का मल्टीपल आए। 6 का मल्टीपल कौन आएगा? सी। 7 का मल्टीपल कौन आएगा? यू। क्योंकि आपको क्लियरली पता है रो 1 वाले 6 के मल्टीपल में है, रो 2 वाले 7 के मल्टीपल में है। तो अगर मैं इसे 6 मान लेता हूं तो जोड़ 19 बनाओ दोनों का, तो 6 में 13 जुड़ेंगे। अब सी का तो पता चल गया वो 6 का मल्टीपल है, क्या यू 7 का मल्टीपल है? नहीं। तो मैं इसे 6 और 13 में ब्रेक नहीं कर सकता। अगर मैं कह देता हूं सी के पास 7 है, सी के पास कितने हैं? 7 है। तो सॉरी, सी के पास कितने हैं? 12। 6 का मल्टीपल लेना ना सी को, तो यू के पास कितने होंगे? 7 होंगे। इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन नहीं है। तो हमें डेड श्योर यहां पर क्लियरली पता चल गया कि सी के पास पेनों की संख्या कितनी होगी? 12 होगी। ओके, सी के पास पेनों की संख्या कितनी हो जाएगी? यहां पर 12 अवेलेबल होगी। ओके, और यू के पास कितनी हो जाएगी? 7। तो मैं इस चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख देता हूं कि यू के पास पेनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 7 अवेलेबल होगी। इतना समझ में आ रहा होगा आपको? ओके, चलो आगे देखते हैं। कहता एफ इज फेसिंग वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ आर। एस जो है वो आर के किसी ना किसी एक पड़ोसी को फेस कर रहा है। अब आर का पड़ोसी ये मान लेते हैं जिसके सामने यहां पर कौन बैठा हुआ है? एफ बैठा हुआ है। इससे रिलेटेड एक और केस आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, इसी से ही कनेक्टेड एक और केस आप जनरेट कर सकते हो कि अगर आर यहां पर है, क्या पता आर का पड़ोसी ये वाला हो जिसके सामने कौन बैठा हो? एफ अवेलेबल हो। ओके, तो 2 केसेस अभी हमारे पास बन रहे हैं और सी के पास पेनों की संख्या कितनी थी? 12 थी। इतना क्लियर हो गया। आगे देखिए, कहता देयर आर एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन एस एंड वी एज बिटवीन सी एंड एफ। कहता है जितने सी और एफ में हैं उतने एस और वी के बीच में भी हैं। तो इस चीज को भी होल्ड पे रख लेते हैं अभी। कहता है जितने एस और वी के बीच में हैं उतने ही सी और एफ के बीच में हैं। अब देखिए, वैसे हमें पता है पहले केस में, ये दूसरा केस है, पहले केस में पता है सी और एफ में कोई भी नहीं है तो एस और वी में भी कोई भी नहीं होगा। बट बिठाए कहाँ? अभी तक हमें ये नहीं पता कि सी कहाँ पर बैठा हुआ है। ये फर्स्ट फ्रॉम द लेफ्ट है या सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट है, कहां पर है? अब देखो, हाँ इतना क्लियर हो चुका है, यहां से मैं एक कंक्लूजन निकाल सकता हूं। जैसे कि हमें ये वाला डाटा गिवन था, यहां पर मैं एक कंक्लूजन निकाल सकता हूं, सी की हमें पोजीशन कंफर्म है। अब अगर मैं बाय चांस मान लेता हूं एक कंडीशन को कि आर और टी के बीच में कितने पर्सन थे? 2 पर्सन थे। ठीक है, तो अगर आर यहां पर है तो 2 के गैप में टी यहां पर हुआ, टी के सामने 6 आ सकता है। ये देखो 6 का मल्टीपल है। ठीक है, गॉट इट। अगर आर यहां पर है तो 2 का गैप, क्या हम टी को यहां बिठा सकते थे? चेक करना, यहां पर भी बिठा सकते थे। तो अभी दोनों ही कंडीशन में टी जो है बैठा होना मैंडेटरी है। ओके, तो अभी तक के लिए दोनों के दोनों केसेस वैलिड चल रहे हैं। कहता है नाइदर एस नॉर वी सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। एस और वी दोनों में से कोई भी कॉर्नर पे नहीं आएगा। चलो इस पॉइंट को भी होल्ड पे रखेंगे। V is facing the person who is second to the right of H. V उस पर्सन के सामने बैठा है जो H का सेकंड राइट है। हमें नहीं पता H का सेकंड राइट कौन है, बट जो भी होगा H के सेकंड राइट पे उसके सामने कौन बैठेगा? V अवेलेबल होगा। ओके, उसके सामने V बैठा होगा। चलो ये भी क्लियर होगा पॉइंट। आगे देखिए, W has a number of pens which is the difference between the number of pens as S and V have. कहता है W के पास पेनों की संख्या कितनी होगी? जितने S के पास होगी और जितने V के पास होगी उसका भी डिफरेंस। ओके, आगे देखिए, T has fewer pens than G. T के पास पेनों की संख्या G से कम है। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि G के पास, ठीक है, G के पास मोर नंबर ऑफ पेन्स हैं किसके कंपैरिजन में? T के कंपैरिजन में। एक पॉइंट ये हो गया आपका। चलो अगली इंफॉर्मेशन देखिए क्या है। कहता E इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ F.
ई जो है वो एफ का पड़ोसी नहीं है, ये भी क्लियर हो गया पॉइंट। ओके, आगे देखिए क्या है। अब जी हैज 5 टाइम्स पेन एज सी हैज, कहता है जी के पास पेनों की संख्या किससे ज्यादा है, 5 गुना ज्यादा है जितने सी के पास है। अब सी के बारे में तो देखो कंफर्म था दोनों केसेस में, सी के पास पेनों की संख्या कितनी है 12। अगर सी के पास पेनों की संख्या 12 है तो इसका 5 गुना, मतलब जी के पास कितने होंगे, 60 नंबर ऑफ पेन्स होंगे। कितने होंगे, 60। ओके, चलो, तो मतलब कि इतना क्लियर हो गया कि जी के पास पेनों की संख्या टी से ज्यादा थी, तो टी के पास 60 से कम ही होंगे। ओके, आगे एस हैज परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ पेन्स, एस के बाद जो नंबर ऑफ पेन्स हैं वो परफेक्ट स्क्वायर है। अब एस के बाद परफेक्ट स्क्वायर में नंबर ऑफ पेन्स हैं, तो मुझे इतना बताइए ऐसा कौन सा मल्टीपल है 7 का जो एज अ परफेक्ट स्क्वायर भी काम करता है। हाँ जी, 7 का मल्टीपल होना चाहिए, तो आपको क्लियरली पता है 49 हो सकता है। ठीक है, अब परफेक्ट स्क्वायर काउंट करो, 16 परफेक्ट स्क्वायर है बट 16 7 के टेबल पे नहीं आता, 9 परफेक्ट स्क्वायर है बट 7 का टेबल नहीं आता, और 25 परफेक्ट स्क्वायर है 7 का टेबल नहीं है, 36 परफेक्ट स्क्वायर है 7 का टेबल नहीं है, 49 परफेक्ट स्क्वायर भी है और 7 के टेबल पे भी आता है। 49 के बाद 7 का मल्टीपल है 56। ठीक है, मतलब 49 के बाद का परफेक्ट स्क्वायर है फिर 64, क्या 7 के टेबल पे आता है, 64 नहीं आता। और 64 के बाद पकड़ो, 64 के बाद का परफेक्ट स्क्वायर है 81, 81 भी 7 के टेबल पे नहीं आता। उसके बाद है 100, वो भी नहीं आता। 100 के बाद है 121, 121 भी नहीं आता 7 के टेबल पे। तो भाई ये है क्या, दुविधा। अब मैं इतना हाई जा भी नहीं सकता क्योंकि हमारे पास अगर काउंटिंग में U7 अवेलेबल है तो कहीं ना कहीं असेंडिंग ऑर्डर में आप कितना अप्रोच में ले लोगे। अगर लेना भी चाहते हो तो इसे होल्ड भी रख सकते हो कि जितने भी होंगे नंबर ऑफ पेन्स एस के पास वो क्या होंगे, काउंटिंग में एक परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो अभी के लिए मान के चलते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर 49 ही है जो 7 का मल्टीपल भी है, क्योंकि एस रो 2 का पार्ट है। रो 2 के पार्ट में जितने भी पर्सन है उनके पास पेनों की संख्या 7 के मल्टीपल्स में होगी। अगला पॉइंट, द वन हु हैज 42 पेन्स सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु हैज पेन्स विच इज द मल्टीपल ऑफ 9। कहता है जिस भी व्यक्ति के पास पेनों की संख्या जो है वो 42 है, वो उस पर्सन के तत्काल बाईं ओर है जिसके पास पेनों की संख्या 9 के मल्टीपल में है। तो 9 का मल्टीपल कोई भी हो सकता है, उसके बाईं ओर, एग्जैक्ट बाईं ओर, जस्ट इमीडिएट लेफ्ट में कौन सा पर्सन होगा जिसके पास पेनों की संख्या कितनी होगी, 42। आर हैज नोट लेस पेन्स देन एच, आर के पास एच से कम नहीं है, मतलब आर के पास जो है पेनों की संख्या एच से ज्यादा होगी। अभी हमें एच का भाई साहब कंफर्म ही नहीं है कितने पेन है उसके पास, और एच के बारे में इंफॉर्मेशन है क्योंकि एच के साथ मेंशन्ड है हु, तो एच के बारे में इंफॉर्मेशन है हु हैज पेन्स विच इज नॉट मल्टीपल ऑफ 9, और एच के पास जो नंबर ऑफ पेन्स हैं वो 9 के मल्टीपल में नहीं है। ठीक है, तो मैंने इस क्लू को एक साथ लिख दिया। एच एंड टी आर नॉट फेसिंग ईच अदर, एच और टी एक दूसरे के सामने नहीं बैठे हैं। ओके, एच और टी एक दूसरे के विपरीत नहीं आएंगे। तो चलो भाई, ये सारे का सारा डाटा आपको दिया गया था। ओके, काफ़ी सारी कंडीशंस जो हैं हमारे पास आ चुकी हैं। अब हमें डिसाइड करना है कि कौन सी इंफॉर्मेशन को हमें पहले पकड़ना है। ओके, चलो डिसाइड करते हैं इसी इंफॉर्मेशन से। क्या डाटा गिवन था हमें कि आर और टी के बीच में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 2 बैठे हैं। चलो मान के चलते हैं कि अगर आर और टी के बीच में टोटल नंबर ऑफ पर्सन 2 हैं तो टी 2 के गैप में यहां भी आ सकता था, टी जो है 2 के गैप में, ये देखो 2 के गैप में यहां भी आ सकता है। एग्री करते हो? ओके, बट इस केस को मैं कंसीडर कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि साउथ फेसिंग में लेफ्ट एंड ये वाला होगा, राइट एंड ये वाला होगा। एग्री करते हो? और जितने भी पर्सन हैं विद इन द रो वो लेफ्ट टू राइट, जितने भी उनके पास पेनों की संख्या है वो असेंडिंग ऑर्डर में है। हमें यू के बारे में कंफर्म था कि उसके पास पेनों की संख्या कितनी है, 7। तो 7 नंबर लीस्ट वैल्यू वाला नंबर यहां पर आना चाहिए था ना, इधर 7 फिर 14 फिर 21 या जो भी होगा 7 का मल्टीपल असेंडिंग ऑर्डर में आएगा। अब अगर मैं टी को कॉर्नर पे मान लेता हूं, ये देखो टी उस रो में कॉर्नर पे आ रहा है ना, ऐसी कंडीशन में तो यू कहां बिठाओगे बताओ? तो इसी वजह से हम टी को यहां नहीं ले सकते। तो आर और टी के बीच में अगर 2 पर्सन बैठे भी हैं तो हमें टी को यहां कंसीडर करना है, टी को हमें यहां कंसीडर करना है।
और यू के पास अगर नंबर ऑफ पेन्स 7 है तो ऑब्वियस ही बात है आर लेफ्ट कॉर्नर पे नहीं होगा। ओके, क्योंकि अगर मैं इसी को ही मान लूं, क्योंकि 7 ही खुद 7 का मल्टीपल है, लीस्ट नंबर वही है 7 के मल्टीपल में, अगर मैं यहां पर आर को मान भी लेता हूं तो बताओ 7 से 7 का छोटा मल्टीपल कौन है ही नहीं कोई। तो अंडरस्टूड है कि कम से कम 1% तो यहां पर आएगा ही आएगा। यही सिचुएशन यहां पर भी, आर और टी के बीच में 2% है तो टी यहां पर आ गया। ओके, तो दोनों सिचुएशन में अभी हमें 5-5% तो बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। अंडरस्टूड होगा, तो इस इंफॉर्मेशन को मैं अवॉइड कर रहा हूं। अब अगर टी बैठ चुका है तो टी के बारे में हमें यह इंफॉर्मेशन गिवन थी कि एच जो है वो टी के विपरीत नहीं है। ओके, तो टी यहां पर तो आने से रहा। एक और इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, कहता एच का सेकंड राइट जो भी है ना वो वी के विपरीत है। एच का सेकंड राइट जो भी पर्सन बैठा होगा वो वी के विपरीत है। अच्छा, हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन भी काउंट करके यहां पर, अच्छा इसको भी मैं हटा रहा हूं, मेरे पास स्पेस कम है, देखो ज्यादा होच पोच लग जाएगा क्योंकि इधर जगह है नहीं। हमें कंफर्म हो चुका है कि किस रो में कितने पर्सन, टी कहां पर आएगा। देखो ध्यान से, अगर मैं छठा पर्सन यहां पर ले भी लेता हूं, यहां से कंक्लूजन निकल रहा है, तो अगर ये 12 है, 6 का मल्टीपल है, तो अगर 12 है तो 6 वाला यहां पर आएगा, क्योंकि 6 के मल्टीपल में काउंट करो, 6 का टेबल, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, ऐसे ही होगा ना। अब 6 से नीचे 6 का मल्टीपल आ ही नहीं सकता, मतलब कि हम छठा पर्सन यहां पर ले ही नहीं सकते। छठा पर्सन यहां नहीं होगा तो यहां पर होगा। अंडरस्टूड हो गया वो तो। यही सेम सिचुएशन यहां पर भी आ सकती है। ओके, तो दोनों ही रोज में 6-6 पर्सन जो हैं वो अरेंजमेंट में आ चुके हैं। अब हम रिलैक्स हैं, समझ आ गया ना, क्योंकि 6 का मल्टीपल जो है 12 ही दूसरा मल्टीपल है, तो मतलब जो 12 है 12 के बाईं ओर सिर्फ एक ही पर्सन ऐसा होगा जो 6 के मल्टीपल में आएगा, क्योंकि 6 से छोटा 6 का मल्टीपल कोई है ही नहीं। तो हमने रेफरेंस देखो किसका लिया था, यू का रेफरेंस लिया, ऐसे ही सी का रेफरेंस ले लिया। अब यू तो हमें पता चल गया यहां पर आएगा, उसके पास पेनों की संख्या कितनी है, 7, क्योंकि उसके पास लीस्ट नंबर ऑफ पेन्स है 7 के मल्टीपल में। ओके, चलो इसको भी मैं हटा रहा हूं क्योंकि यूज कर चुके हैं। अब देखो, अब हमें ये इंफॉर्मेशन गिवन थी कि टी को जो है वो एच के विपरीत में नहीं है, और एच का जो सेकंड राइट है उसके अपोजिट में वी अवेलेबल है, तो एच यहां तो आएगा नहीं। दूसरा एक ही केस बना, एच यहां पर है तो उसके दाईं और जो भी बैठा हुआ है दूसरे प्लेस पे उसके सामने कौन आना चाहिए था, वी आना चाहिए था, बट ये तो ऑलरेडी यू अवेलेबल है, तो हमारा ये वाला केस कैंसिल। एच में बिठा ही नहीं सकता इधर। सिमिलरली एच यहां पर नहीं होगा, एच यहां पर नहीं होगा, अगर एच यहां पर आया तो उसका सेकंड राइट कहां से बना लोगे, एच यहां पर नहीं होगा, क्योंकि अगर एच यहां पर आया तो उसका दाईं और जो भी पर्सन आ रहा है उसके सामने तो यू वी होना चाहिए, बट ये तो ऑलरेडी यू है, तो एच के लिए हमें कंफर्म होगी पोजीशन, एच ये होगा, ठीक है, और उसके दाईं और दूसरे प्लेस पे कौन आ रहा है, एफ, एफ के सामने कौन बैठा हुआ है, वी बैठा हुआ है। ये भी अंडरस्टूड होगा पॉइंट। ओके, तो मैं इस पॉइंट को भी यहां से अवॉइड कर रहा हूं, क्लियर है, अवॉइड कर रहा हूं तो हटा रहा हूं। ओके, चलो इसको मैंने इरेज कर दिया। अब अगली इंफॉर्मेशन देखिए, ये कुछ डाटा गिवन था, कहता ई जो है वो एफ का नेबर नहीं है, इधर ई नहीं आ सकता, तो ये प्लेस किसके लिए रहा, ई के लिए, और एक ही पर्सन रह गया कौन सा, डी, और कौन रह गया, ये दो रह गए, सॉरी, डी भी रह गया और जी भी रहता है, अभी 2 पर्सन रहते हैं, तो ये 2 पोजीशन डी और जी के लिए होंगी। ओके, चलो इसको भी हटा दें क्योंकि ये वाला केस ही हमारा वैनिश हो गया, फालतू की इंफॉर्मेशन क्यों रखें। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बेसिकली, जो समझा रहा हूं आपको ये ना लगे पता नहीं क्या मिक्सअप हो रही हैं चीजें। चलो अब इस पॉइंट को भी आप यूज कर सकते हो। डाटा क्या गिवन था, कहता है जितने नंबर ऑफ पर्सन सी और एफ में है उतने एस और वी में है। सी और एफ में देखो कितने आ रहे हैं, 2, तो एस और वी के बीच में भी 2 ही होंगे, वी ऑलरेडी अरेंज था, एस यहां पर आ गया, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी सॉल्व हो गया, और दोनों में से कोई कॉर्नर पे भी नहीं बैठा, टेंशन खत्म। ओके, चलो आगे देखिए, जी के पास पेनों की संख्या टी से ज्यादा है। अब जी के पास अगर पेनों की संख्या टी से ज्यादा है, जी के पास तो पता चल गया 60 पेन है। ओके, तो टी के पास सोचो क्या क्या हो सकता है, 7 का मल्टीपल, 14, 21, 28, 35, ठीक है, और उसके बाद 42, 49, उसके बाद 56, ये पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, समझ आ गया। अब टी के पास पेनों की संख्या देखो, टी तो कॉर्नर पे बैठा हुआ है, मतलब इसके पास 7 के मल्टीपल में हाईएस्ट नंबर ऑफ पेन्स होंगे,
ओके, अगर ये 7 है तो मान लो इधर 14 होगा, इधर 21 होगा, असेंडिंग ऑर्डर तो ऐसे चलेगा, इधर 28 होगा, इधर 35 होगा, तो कम से कम इसके पास 42 पेन तो होंगे ही होंगे, 42 पेन तो होंगे ही होंगे। एग्री करते हो? तो टी के लिए पॉसिबिलिटीज बनी कि या तो टी के पास 42 पेन हैं, या तो 49 हैं, या तो 56 है। कंडीशन क्लियर हो गई, या तो 42 है, या तो 49 है, या तो 56। क्यों? क्योंकि टी के पास पेनों की संख्या जी से कम है, तो जी से कम है, जी ऑलरेडी 60 है, तो टी के पास 42, 49 और 56। अगर मैं मान लेता हूं कि टी के पास 56 भी है, तो एस के पास टी से तो कम होंगे, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में हम ऐसे जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, और एस के पास पेनों की संख्या परफेक्ट स्क्वायर में है, तो इतना तो कंफर्म हो गया, एस के पास पेनों की संख्या कितनी होगी? 49। परफेक्ट स्क्वायर तो वही है, तो यहीं से ही क्लियर हो गया 49 के बाद का 7 का मल्टीपल कौन होता है? 56। तो टी के पास पेनों की संख्या कितनी होगी? 56। ओके, तो टी का भी किस्सा यहां से खत्म करो। देखो, अगर क्लियर हो रही हैं चीजें तो वेल एंड गुड, कमेंट करके बता दो। अगर कहीं भी डाउट आया रिवाइंड करके देख लो, सीधी सी बात है। ओके, चलो, तो सेकंड रो के अंदर एक ही पर्सन रह गया, कौन सा? डब्ल्यू। आगे देखो, अब इंफॉर्मेशन हमारे पास यहां पर यह है कि आर के पास पेनों की संख्या एच से भी ज्यादा है। ओके, और एच के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन थी कि एच के पास 9 के मल्टीपल में नहीं है नंबर ऑफ पेन्स। ये पॉइंट क्लियर था। एच के पास नंबर ऑफ पेन्स जो है, अच्छा ये अंडरस्टूड हो गया एक पॉइंट, तो सी के पास 12 है तो ई के पास 6 हो जाएंगे। साथ के साथ दिखा तो मैंने कहा चलो लिख दूं, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में है, सी के लेफ्ट में ई बैठा हुआ है, तो 6 के मल्टीपल में सिर्फ 6 ही पेंडिंग है। हाँ, तो हम कहाँ पर थे? एच जो है 9 का मल्टीपल नहीं है, तो अगर ये 6 है, ये 12 है, तो ये 18 नहीं होगा 6 का मल्टीपल, क्योंकि एच जो है वो 9 का मल्टीपल भी नहीं है, और अगर हम एच के पास 18 नंबर ऑफ पेन्स रखते हैं तो 18 तो 9 का मल्टीपल हो गया। ओके, तो उसके बाद का मल्टीपल देखो कौन होगा। उसके बाद का मल्टीपल हो जाएगा 6 का, या तो 24 होगा, या 30 होगा, या 36 होगा, इन्हीं में से कोई एक होगा एच के पास। ओके, 42 भी हो सकता है, 48 भी हो सकता है, मतलब 6 के मल्टीपल में वो 24 से शुरू हो जाएगा, एंड सो ऑन आगे बढ़ता रहेगा। ओके, अब उससे पहले देखिए, अगर मैं 49 और 7 के इन बिटवीन देखूं, रो 2 के अंदर आ जाओ अभी। अगर मैं, हाँ इतना मैं क्लियर कर देता हूं कि एच के पास पेनों की संख्या जो है वो मोर देन 18 ही होगी। ये मैं लिख देता हूं, 24, 30, 36 कितनी भी हो सकती है। अभी रो 2 की बात करते हैं। 49 और 7 के बीच में 7 के मल्टीपल में देखो पेन कौन कौन से आते हैं। 49 और 7 के बीच में 14, 21, 28, 35, 42, यही होंगे, यही होंगे ना। चलो अंडरस्टूड करते हैं इस चीज को। अगर मैं कह देता हूं, छोटी वैल्यू मान के चलता हूं, या बड़ी वैल्यू मान लो कि वी के पास पेनों की संख्या 42 है। वी के पास पेनों की संख्या कितनी है? 42। तो एस और वी का डिफरेंस जो है वो डब्ल्यू है, ये देखो गिवन था। अगर एस 49 है, वी 42 है, तो 49 और 42 में अंतर कितना आया? 7 का। क्या डब्ल्यू के पास 7 पेन हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि 7 के मल्टीपल में है, वो असेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए। तो यहां से 42 की पॉसिबिलिटी वैनिश करो, मतलब वी के पास 42 पेन नहीं हो सकते। मान लेते हैं वी के पास 35 पेन है। ओके, तो 49 और 35 में अंतर कितना हुआ? 14 का, तो मतलब 14 डब्ल्यू के पास होंगे पेन। क्या ये पॉसिबल है? अगर ये 35 बड़ा नंबर बैठा है तो छोटा नंबर कहां से आ गया? यह तो बड़ा नंबर चल रहा है असेंडिंग ऑर्डर में, तो यहां से पॉसिबिलिटी 35 की भी खत्म कर दो। अगर मैं मान के चलता हूं कि वी के पास 28 पेन है, 28, तो 49 और 28 में अंतर कितना होता है? 21 के पास। क्या डब्ल्यू के पास 21 पेन हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि 21 तो 28 से छोटा है, तो डब्ल्यू के पास वी से ज्यादा होने चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद देखिए, तो 28 वाला ऑप्शन भी कैंसिल करो। अगर मैं कह देता हूं वी के पास 21 है पेन, वी के पास कितने हैं? 21, तो 49 और 21 में अंतर कितने का आया? 28 का। तो वैलिड है, डब्ल्यू के पास वी से ज्यादा है, सीक्वेंस वाइज 7 का मल्टीपल है, असेंडिंग ऑर्डर में आएगा। अगर ये 21 है और ये 28 है, बताओ बीच में 7 का मल्टीपल कौन सा रहा कि मैं आर को नंबर ऑफ पेन्स दे दूं? पॉसिबल हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हर पर्सन के पास डिफरेंट नंबर ऑफ पेन्स हैं।
तो यहां से 21 का भी केस खत्म हो गया। तो अंडरस्टूड है वी के पास पेनों की संख्या कितनी होगी? 14। अगर वी के पास पेनों की संख्या 14 है तो 49 और 14 में अंतर कितना आया? 35 का। मतलब डब्ल्यू के पास पेनों की संख्या कितनी होगी? 35। पॉइंट क्लियर होना चाहिए आई थिंक। अब आर के पास पेनों की संख्या या तो 21 होगी या तो 28 होगी, क्योंकि 14 और 35 के बीच में 7 के मल्टीपल में 2 ही नंबर रह गए, या तो 21 रह गया या तो 28 रह गया। अब आर के पास 21 पेन नहीं हो सकते, रीजन बिंग आर के पास पेनों की संख्या एच से ज्यादा है, और एच के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे कि एच के पास पेनों की संख्या जो है वो 18 से ज्यादा है। ओके, अगर मैं मान लेता हूं एच के पास पेनों की संख्या 30 है, मैं 24 भी नहीं मान के चलता, मैं मान के चलता हूं एच के पास पेनों की संख्या 30 है। अब आर के पास या तो 21 है या तो 28 है, और आर के पास तो एच से ज्यादा होने चाहिए पेन। अब क्या 21 और 28 30 से ज्यादा होंगे? नहीं होंगे ना। तो अंडरस्टूड है एच के पास पेनों की संख्या कितनी होगी? 24 लेनी पड़ेगी। और अगर एच के पास पेनों की संख्या 24 है तो अगर आर एच से ज्यादा है, एच से ज्यादा नंबर देखो बड़ा कौन है, 21 है या 28 है? ऑब्वियस सी बात है 28 है। तो यहां पर भी क्लियर हो गया, आर के पास पेनों की संख्या 28 निकल के आएगी। 21 ले नहीं सकते क्योंकि आर एच के पास एच से ज्यादा पेन रखता है अपने पास, तो आर का भी किस्सा खत्म हो गया। ठीक है, चलो ये भी खत्म कर दो। जी के पास पेनों की संख्या टी से ज्यादा है, इसको भी खत्म करो। डब्ल्यू के पास एस और वी का डिफरेंस है, ये भी खत्म करो, इसको भी खत्म कर दो। ओके, एस के पास 49 पेन है, इसको भी खत्म करो। जी के पास 60 पेन है, इसको हम रखेंगे अभी। ई और एफ नेबर नहीं है, इसको भी खत्म करो। अब 2 ही पर्सन रहे, जी और डी, रो 1 में अरेंज करने के लिए। ये वाला क्लू हमें बताएगा। एच के पास काउंटिंग में 9 का मल्टीपल नहीं है, इसको भी खत्म करो। अब 42 पेन की बात करते हैं। ठीक है, 42 पेन वाला पर्सन कहां पर है? जिसके पास 9 के मल्टीपल में है पेन, उसके तत्काल बाईं ओर। ओके, अब 9 का मल्टीपल या तो ये होगा या तो 9 का मल्टीपल ये होगा। 2 ही पॉइंट हो सकते हैं। 9 का मल्टीपल ये तो नहीं हो सकता, क्यों? उसके बाईं ओर तो 42 पेन होने चाहिए। अब 2 ही केसेस हो सकते हैं, या तो 9 का मल्टीपल ये है या तो ये है। 9 का मल्टीपल अगर मैं मान के चलता हूं, ध्यान से समझना। अब इतना तो क्लियर है, नंबर ऑफ पेन्स जो भी हैं काउंटिंग में वो असेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं। अगर मैं इसे 9 का मल्टीपल मान लेता हूं, बाय चांस ये 9 का मल्टीपल है, तो इधर 42 पेन हो गए। तो मुझे बताओ यहां पर 60 आ सकता है? नहीं, क्योंकि 60 9 के मल्टीपल पे थोड़ा होता है। तो 60 पेन वाला पर्सन ये होगा मतलब। तो पहले 60 बाद में 42 होना चाहिए, पहले 42 बाद में 60 होना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में। तो इतना भी क्लियर हो गया कि ये 9 का मल्टीपल नहीं होगा। तो 9 के मल्टीपल में कौन होगा? एफ। ये 9 का मल्टीपल है तो ही उसके तत्काल बाईं ओर कौन कौन बैठा हुआ है? जिसके पास पेनों की संख्या कितनी है? 42। अगर ये 42 है तो ये कौन होगा? डी, क्योंकि जी के पास पेनों की संख्या कितनी थी? 60। अब एफ को 9 का मल्टीपल बनाना है। एफ को क्या बनाना है? 9 का मल्टीपल। तो ऐसा नंबर देखिए 9 का मल्टीपल जो 6 का भी मल्टीपल हो, तो वो कौन सा है? 54। तो 54 एक ऐसा नंबर है जो 6 का भी मल्टीपल है और 9 का भी मल्टीपल है। बताओ भाई ये क्वेश्चन कैसा लगा, लेवल कैसा लगा, आपसे अटेम्प्ट हुआ या नहीं? तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि देखो ये सिटिंग और पजल जैसे क्वेश्चन ही हैं जो आने ही आने हैं पेपर में। नया पैटर्न का क्वेश्चन पता नहीं कौन सा आ जाए, कोडिंग डिकोडिंग में नई टाइप का क्वेश्चन आ जाए, पहली बार आपने देखा है, या ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसकी प्रैक्टिस ही नहीं है, कहीं से आपको कंटेंट ही नहीं मिला, तो आप रिस्क तो नहीं लोगे ना पेपर में उसे अटेम्प्ट करने का। सिटिंग अप पजल आप पहले उठाओगे, क्यों? फ्लो बना हुआ है, प्रैक्टिस की हुई है, तो चांसेस होंगे, पॉसिबिलिटी है कि क्या पता सॉल्व हो जाए। ओके, तो इन पे होल्ड बनाओ। इन पे होल्ड बन गया तो नए टाइप पैटर्न के तो क्वेश्चन अपने आप ही अंडरस्टूड हैं, हो जाएंगे। ओके, तो ये आपकी फाइनल अरेंजमेंट है। मैच कीजिए और कमेंट करके बताइए किस किस का सही था। सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं, इसके क्वेश्चन के ऊपर। एच और डब्ल्यू के पास पेनों की संख्या बतानी है कितनी है। हाँ जी, एच के पास है 24, डब्ल्यू के पास है 35। तो 24 और 35 कितने हो गए यहाँ पर? 59, 59। ई ऑप्शन। कौन सा कॉम्बिनेशन सही है? आर 35 एफ 36। चेक करो, आर 35 आ रहा है? नहीं, आर 35 तो नहीं है। एफ के पास 36 है? नहीं। तो ए और बी ऑप्शन तो गलत है। वी 14 एच 42, हाँ जी, वी 14 एच 42, वी 14 ये ठीक है। आंसर आ गया यहां पर ऑप्शन नंबर सी।
हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट अपोजिट टू डी, डी के विपरीत में कौन बैठा हुआ है? डी के विपरीत में बैठा हुआ है आर, और आर के पास पेनों की संख्या कितनी है? 28। आर 28, ये देखो आर है नहीं, 28 वाला गिवन है ऑप्शन डी, ऑप्शन आपका आंसर हो गया। एच की पोजीशन बतानी है एफ के विद रिस्पेक्ट टू, हाँ जी एच की पोजीशन एफ के विद रिस्पेक्ट टू, तो एच जो है एफ के बाईं और दूसरे प्लेस पे है, सेकंड टू द लेफ्ट। क्लासिफिकेशन की टाइप है, हाँ जी क्लासिफिकेशन है तो ऑप्शन के थ्रू करना होगा, तो इसको मैं हटा देता हूँ एक सेकंड के लिए। चलो ऑप्शन पकड़ते हैं, ऑप्शन क्या क्या है? टी जी ई आर यू, ये देखो टी जी ई आर यू, क्लियरली पता चल रहा है आर के अलावा सारे के सारे कॉर्नर पे बैठे हुए हैं, ठीक है। डी ऑप्शन आंसर, खत्म। क्वेश्चन तो हलवा होंगे, मैच कर लो ये क्वेश्चन का जो है आपके एग्जैक्ट क्वेश्चन के एक्चुअल ऑप्शन थे। अरेंजमेंट आपके सामने है, देखो ये थोड़ा ट्रिकी लेवल का है ना, अगर आपको ये टाइम कंज्यूमिंग भी लगे ना तो इसे कम से कम 2 बार तो अटेम्प्ट और करो, थोड़े टाइम गैप के बाद। सपोज आज किया, परसों अटेम्प्ट कर लो, 2-4 दिन के बाद फिर से इस पजल को उठा लो, तो इनके स्क्रीनशॉट लेके बैठो और टू डू लिस्ट में डाल दो कि मुझे ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। इन इमेजेस को सेव कर लो, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। लो भाई एक और पजल, मतलब सिटिंग पजल वाला ही है, मैंने पहले ही बोला था कि आज सेशन जो है पिछले सेशन के कंपैरिजन में थोड़ा सा लेवल बढ़ा के मिलेगा। बहुत लेंदी पजल है, टफ मत मानना, इजी लेवल का पजल होगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा गिवन है इसमें। चलो ये हिंदी लैंग्वेज में है, स्क्रीनशॉट ले लो और सॉल्व करना शुरू कर दो। अब इसके वीडियो सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं, तो पहले डाटा देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या गिवन है। दिया गया था, कहता 9 पर्सन है, उनके नाम दे दिए गए, एक पंक्ति में बैठे हैं, आर सिटिंग इन अ रो। सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ वाइल सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ, कुछ का फेस उत्तर की दिशा की तरफ है, कुछ का फेस दक्षिण दिशा की तरफ है। दे लिव ऑन 9 डिफरेंट फ्लोर, लो भाई मतलब ये फ्लोर वाइज और सिटिंग मिक्स करके आया, फ्लोर की भी अरेंजमेंट बनानी है, सिटिंग अरेंजमेंट भी बनाना है। लोअर मोस्ट फ्लोर नंबर 1 है, उसके बाद 100 ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर। चलो जी यही डाटा हमारे पास गिवन है, तो हम फ्लोर की रिकवरी कर लेते हैं पहले। तो फ्लोर कौन कौन से हैं, कितने हैं? 9, तो 9वां ये 8 डिसेंडिंग ऑर्डर में, 7 6 5 4 3 2 1। टेबल बना लीजिए प्रॉपरली। केसेस हम मान के चलते हैं कि क्या पता 2 केसेस बन जाए, 3 भी बन सकते हैं, तो आप टेबल ऑलरेडी बना के रख लेना, ओके। वही बात आती है, मैं बार बार बोलता हूँ, पॉसिबिलिटी बनाते वक्त माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, हल्का सा भी माइंड इधर उधर चला गया, कहाँ पर चल रहे थे, क्या अप्रोच ले रहे थे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, कहीं ना कहीं सिचुएशन स्किप हो सकती है, माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया ना, कॉन्सेंट्रेशन आपकी ब्रेक हो जाएगी। चलो करें शुरू। पहली इंफॉर्मेशन कहता 3 पर्सन सिट बिटवीन एक्स एंड वी, सिटिंग मतलब सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड है। एक्स और वाई के बीच में, सॉरी वी बोल गया था मैं, एक्स और वाई के बीच में 3 पर्सन है। अगला, नाइदर एक्स नोर वाई सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, दोनों में से कोई भी कॉर्नर पे नहीं आएगा, कोई भी कॉर्नर पे नहीं बैठा हुआ। अगली इंफॉर्मेशन, 2 पर्सन्स सिट बिटवीन जेड एंड आर, जेड और आर के बीच में 2 पर्सन है, और आर के बारे में इंफॉर्मेशन है, हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू। माना कि जेड और आर के बीच में 2 पर्सन है, और आर के बारे में इंफॉर्मेशन क्या थी कि वो डब्ल्यू के तत्काल दाईं ओर है, इमीडिएट राइट है, ओके। चलो आगे देखिए, पर्सन्स हु आर सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द लाइन फेस अपोजिट डायरेक्शन, जो भी पर्सन एक्सट्रीम एंड पे बैठे होंगे चरम छोरों पर, वो अपोजिट डायरेक्शन में फेस करेंगे, विपरीत। अगर एक कॉर्नर वाला पर्सन नॉर्थ होगा तो दूसरे कॉर्नर वाला साउथ फेस कर रहा होगा। पर्सन्स हु आर लिविंग बिलो यू, पजल से रिलेटेड है, फेस नॉर्थ एक्सेप्ट एस, तो इस इंफॉर्मेशन को ध्यान से समझिएगा। कहता है यू के बिलो में जितने भी पर्सन रहेंगे, जितने भी होंगे, वो सारे के सारे कहां फेस करेंगे? नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करेंगे, किसको छोड़ के? एस को छोड़ के, मतलब एस जो है वो यू के बिलो आएगा, अंडरस्टूड है, क्योंकि इन्होंने एक्सेप्शन दे दी ना। कहता एस को छोड़ के जितने भी पर्सन होंगे ना यू के बिलो में, वो सारे के सारे उत्तर दिशा में होंगे। तो यहां से हमें क्लियर हो गया कि एस जो है वो साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ओके। सिटिंग अरेंजमेंट की तरफ लिख दिया, इधर पजल वाले पॉइंट में लिख दूंगा, ओके। फ्लोर से रिलेटेड, यू सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी,
u जो है वो v का सेकंड लेफ्ट है, तो v जहां भी होगा उसका सेकंड लेफ्ट यहां पर कौन आ जाएगा, u अवेलेबल होगा सिटिंग अरेंजमेंट में। नाइदर v नोर u इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ x इन केस ऑफ फ्लोर, कहता फ्लोर वाइज v और u x का पड़ोसी नहीं है, v भी नहीं है और u भी नहीं है x का पड़ोसी। अगला W sits at one of the extreme ends of the line। चलो W के बारे में इंफॉर्मेशन पकड़ में आ गई कि वो एक्सट्रीम एंड पे बैठा है और W से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी गिवन थी। ओके, तो हम दो केसेस बना लेते हैं W से रिलेटेड कि पहले हम W को ले लेते हैं, वो लेफ्ट हैंड पे है और नॉर्थ फेसिंग है और उसके तत्काल दाईं ओर कौन आ रहा है, R, और एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर पे है। ठीक है, तो बाकी 8 पर्सन यहां पर बैठे होंगे। अगर हम दूसरा केस मान के चलें कि W साउथ फेसिंग है, यहां पर आ गया R और बाकी 6 पर्सन यहां पर बैठे होंगे, सॉरी 7 पर्सन, 9 है ना टोटल। ओके, तो 9 पर्सन ऊपर भी हो गए, 9 पर्सन नीचे की तरफ भी हो गए। ठीक है, चलो, और R के बारे में इंफॉर्मेशन क्या थी, Z और R के बीच में 2 पर्सन है, R यहां पर है तो Z यहां पर आ गया, इस केस में R यहां पर है तो Z यहां पर आ गया, तो इसको मैं हटा दे रहा हूं यहां से। ओके, इसको भी हटा दे रहा हूं, जगह कम है ना। ओके, चलो, एक्स और वाई कहीं यूज हो सकते हैं। एक्स और वाई के बारे में हमें इतना इन्फॉर्मेशन पता थी कि कोई भी कॉर्नर पे नहीं है, तो 3 के गैप में कहीं भी आ सकता है, तो इसको अभी होल्ड पे रखते हैं। हाँ, ये वाला पॉइंट हम कवर अप करवा सकते हैं कि जो भी पर्सन एंड पे अवेलेबल हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर W नॉर्थ है तो दूसरे कॉर्नर वाला पर्सन यहाँ साउथ आ जाएगा, अगर यहाँ W साउथ है तो दूसरे कॉर्नर वाला पर्सन यहाँ पर नॉर्थ आ जाएगा, तो इसको भी यहाँ से हटा दो। ओके, बाकी लिखा रहेगा। अगली इंफॉर्मेशन देखिए, नाइदर यू नोर वी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस इन द रो। अब रो वाइज यहां पर इंफॉर्मेशन है कि कोई भी u और v में से, कोई भी u और v में से किसका पड़ोसी नहीं है, s का पड़ोसी नहीं है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, एटलीस्ट 3 पर्सन फेस द सेम डायरेक्शन, कहता एक ही डायरेक्शन में कम से कम 3 पर्सन तो देखेंगे ही, कम से कम 3 पर्सन होने चाहिए, मतलब कम से कम 3 पर्सन ऐसे होंगे जो साउथ में भी देखेंगे, कम से कम 3 पर्सन ऐसे होंगे जो नॉर्थ में भी देखेंगे। ओके, तो इतना क्लियर हो गया कि U इन 3 पोजीशन पे तो आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर मैं U को कहीं भी ले लेता हूं, ठीक है, तो U के नीचे जितने भी पर्सन रहेंगे वो तो नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करेंगे, तो कम से कम U यहां तो आएगा ही आएगा, क्योंकि 3 पर्सन कम से कम ऐसे होंगे जो सेम डायरेक्शन में तो फेस करेंगे ही करेंगे। और रादर U फोर्थ पे भी नहीं हो सकता, फिफ्थ पे होगा, क्योंकि U के नीचे एक पर्सन ऐसा रहेगा दैट इज S, जो साउथ फेस करेगा। ठीक है, तो 4 में से कम 3, अगर मैं एक जगह एस के भी मान लेता हूं, सपोज कोई भी है एस की जगह ये मान लेते हैं, बाकी 3 पर्सन, कम से कम 3 पर्सन तो ऐसे होंगे जो उत्तर दिशा में देखेंगे। क्लियर हो गया, चलो अगला पॉइंट। तो ये तो चलो अपने लेवल पे ही अंडरस्टूड था कि यू जो है फिफ्थ या फिफ्थ से अबव में रहेगा, ये मान के चलना, समझ के चल, ध्यान में रखना है इस चीज को। पर्सन्स हु आर लिविंग अबव जेड फेसिस द सेम डायरेक्शन एज एस, कहता है जितने भी पर्सन Z के अबव में रहते हैं, हमें नहीं पता कहां कितने रहते हैं, वो सारे के सारे सेम उसी डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में S फेस कर रहा है। और भाई हमें तो S के बारे में पता था वो साउथ डायरेक्शन में है, मतलब कि यहां से एक इंफॉर्मेशन पता चली, कहता है Z के ऊपर जितने भी पर्सन आएंगे वो सारे के सारे कौन सी डायरेक्शन में देख रहे होंगे, साउथ डायरेक्शन में, क्योंकि आपको डाटा दिया गया है कि Z के अबव में जितने भी पर्सन होंगे वो सेम उसी डायरेक्शन में फेस करेंगे जिस डायरेक्शन में S फेस कर रहा है। तो S साउथ में है तो Z के ऊपर सारे पर्सन जो हैं वो भी साउथ होंगे, तो यहां से भी अंडरस्टूड हो गया कम से कम Z जो है 6th फ्लोर पे तो पक्का रहेगा, क्योंकि अगर मैं Z के ऊपर मान के चलता हूं कम से कम 3 पर्सन भी हैं, तो ये 3 कम से कम पर्सन ऐसे होंगे जो कम से कम साउथ डायरेक्शन में तो फेस करेंगे। 3 नहीं तो चलो 2 तो होंगे ही होंगे, अगर मैं मान लेता हूं Z भी साउथ में है, U भी साउथ में है। समझ आ गया, तो पॉइंट ध्यान से मान के चलिएगा। ओके, आगे देखिए, 3 पर्सन लिव बिटवीन y एंड x हु लिव्ड इमीडिएटली बिलो t। अब y और x के बीच में कितने पर्सन आ रहे हैं, अरे u की पोजीशन कंफर्म नहीं हुई थी, हमने ऐसे ही लिखा हुआ है। y और x के बीच में कितने पर्सन आ रहे हैं, 3। ओके, तो y अगर यहां पर है उसके बीच में x के बीच में 3 पर्सन आ रहे हैं। अभी हमें ये नहीं पता कि y x के अबव आएगा या बिलो में रहेगा। ओके, चलो अभी हमें ये इंफॉर्मेशन नहीं पता। और x के बारे में इंफॉर्मेशन क्या गिवन है हमें, कि x के बारे में पता है हु लिव्स इमीडिएटली बिलो t, x जो है वो t के जस्ट बिलो में आएगा।
ना y का पता है, ना x का पता है, ना t का पता है। अगली इंफॉर्मेशन है y लिव्स ऑन द ओड नंबर फ्लोर बट नॉट ऑन द थर्ड फ्लोर। ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि y जो है वो ओड नंबर फ्लोर पे है, ठीक है, ओड नंबर फ्लोर पे। मैं इसको थोड़ा सा साइड लिख देता हूं कि v भी x का पड़ोसी नहीं है और u भी x का पड़ोसी नहीं है, क्योंकि देखो मुझे इस चीज को यूज करवाना है। अब सुनिए ध्यान से, फ्लोर के केस में मैं आपको एक चीज बता देता हूं। देखो जो भी इंफॉर्मेशन बता रहा हूं ना उसको ध्यान में रखिएगा, आपके बहुत काम आएगी। फ्लोर वाइज अगर कोई पर्सन इवन पे बैठा है या ऑड पे बैठा है, जैसे मैं वाई का ही रेफरेंस मान के चलता हूं, वाई ऑड नंबर फ्लोर पे है, अगर किन्हीं भी दो पर्सन के बीच में ऑड नंबर ऑफ पर्सन अवेलेबल हो विषम संख्या में 1 3 5, तो उस सिचुएशन में अगर एक ऑड पे है तो दूसरा पर्सन भी किस पे होगा, ऑड पे ही होगा। चेक कर लो, अगर वाई ऑड नंबर फ्लोर पे है तो ये इवन पे होगा, ये ऑड पे होगा, ये इवन पे होगा, तो ये देखो ऑड नहीं आ रहा। सिमिलरली अगर कोई भी दो पर्सन के बीच में इवन नंबर ऑफ कैंडिडेट है, 2 4 6 8 कितने भी हैं, तो अगर उन दोनों के बीच में इवन नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं तो वो दोनों के दोनों पर्सन या तो इवन नंबर फ्लोर पे होंगे, या तो एक इवन पे होगा सॉरी, और दूसरा किस पे होगा, ऑड पे होगा। ठीक है, अगर किन्हीं भी दो पर्सन के बीच में ऑड नंबर ऑफ पर्सन आ जाए तो एक ऑड पे है तो दूसरा भी ऑड पे, एक इवन पे है तो दूसरा भी इवन पे होगा। अगर किन्हीं भी दो पर्सन के बीच में इवन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हो तो एक इवन है तो दूसरा ऑड बन जाता है, दूसरा ऑड है तो पहले वाला इवन बन जाता है। ओके, तो y भी ऑड पे होगा और x भी ऑड नंबर फ्लोर पे ही होगा। अगर x ऑड नंबर फ्लोर पे होगा तो t इवन नंबर फ्लोर पे होगा। अंडरस्टूड है, क्योंकि x तो t के जस्ट बिलो में है और फ्लोर भी ऐसे हैं, एक इवन एक ऑड, एक इवन एक ऑड। तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग जरूर लगेगा आपको जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, बट ये छोटे छोटे पॉइंट आपके बहुत काम के हैं। आगे देखिए, जिसमें पेशेंस है वो चीजें समझेगा, इंप्लीमेंट करेगा, पेपर उसी का क्रैक होगा। सिंपल सी बात है। कहता देयर आर एज मैनी पर्सन, हाँ, देयर आर एज मैनी पर्सन सिट्स टू द राइट ऑफ वाई एज टू द राइट ऑफ एक्स। कहता है जितने नंबर ऑफ पर्सन वाई के राइट में है उतने ही नंबर ऑफ पर्सन एक्स के राइट में भी हैं, ये सेम है। तो इतना क्लियर हो गया, एक नॉर्थ फेस करेगा और दूसरा साउथ फेस करेगा। तो इस चीज को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये देखो हमें डाटा गिवन था कि एक्स और वाई के बीच में 3 पर्सन है। अगर मैं एक्स यहां पर ले लेता हूं तो 1 2 3, क्या मैं वाई यहां पर ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकता हूं, क्योंकि अगर मैं मानता हूं एक्स साउथ में है तो उसके दाईं ओर 3 पर्सन है, तो वाई नॉर्थ में है, इसके दाईं ओर भी 3 पर्सन होंगे। ओके, तो अगर मैं मान लेता हूं एक्स नॉर्थ में है तो इसकी दाईं ओर कितने पर्सन होंगे? 6। तो वाई साउथ में होगा तो इसके दाईं ओर भी 6 ही पर्सन होंगे और उन दोनों के बीच में 3 का ही गैप है। तो मतलब इस पॉइंट से एक चीज अंडरस्टूड है कि दोनों की पोजीशन कॉर्नर से सेम होगी, तभी तो दोनों के दाईं ओर इक्वल नंबर ऑफ पर्सन होंगे। तो यही वाली पोजीशन ही फिक्स होंगी जो मैंने एज अ एजम्पशन ली थी कि y और x के लिए बस यही प्लेस रहने वाला है। सिमिलरली यहां पर भी x और y के बीच में अगर 3 पर्सन भी बिठाने हैं तो यही वाला केस रहेगा, इसके अलावा और कोई नहीं, क्योंकि कॉर्नर से अगर उनकी पोजीशन सेम होगी तभी तो दोनों के दाईं ओर इक्वल नंबर ऑफ पर्सन आएंगे। तो इस कंडीशन को भी मैंने सेटिस्फाई कर दिया कि y और x के बीच में 3 पर्सन आ रहे थे और y और x किसी भी कॉर्नर पे नहीं थे, और दोनों के दाईं ओर जितने भी पर्सन बैठे होंगे उनकी काउंटिंग क्या होगी? सेम होगी। ओके, चलो ये वाला किस्सा भी खत्म हो गया। आगे पढ़िए क्या गिवन है। हाँ जी, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द राइट ऑफ द पर्सन हु लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। कहता जो भी बंदा टॉप मोस्ट फ्लोर पे रहेगा, अभी हमें नहीं पता वो कौन है, उसके दाईं ओर मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन होंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन होंगे तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो पर्सन टॉप फ्लोर पे रहेगा वो एक्सट्रीम कॉर्नर पे होगा, क्योंकि एक्सट्रीम कॉर्नर पे बैठा पर्सन ही वही है जिसके दाईं ओर अधिकतम संख्या में पर्सन आएंगे। अंडरस्टूड है वो तो। आगे देखिए, कहता 2 पर्सन लिव बिटवीन एस एंड जेड। एस और जेड के बीच में 2 पर्सन आ रहे हैं। तो ये सिटिंग वाला किस्सा साइड पे रख के मैं यहां पर लिख देता हूं कि एस और जेड के बीच में कितने पर्सन आ रहे हैं? 2 पर्सन आ रहे हैं। जेड लिव्स अबव एस एंड लिव्स ऑन द ऑड नंबर फ्लोर। तो मैं इसको रीफ्रेज करूंगा यहां पर कि z जो है वो s के अबव में आ रहा था, लिखा हुआ था, और z जो है वो ऑड नंबर फ्लोर पे है। अगर z ऑड नंबर फ्लोर पे है तो s इवन नंबर फ्लोर पे होगा। बताया था ना, अगर किन्हीं भी दो पर्सन्स के बीच में इवन नंबर ऑफ पर्सन्स हो तो अगर एक ऑड पे है तो दूसरा इवन बनेगा। चेक कर लो, अगर z ऑड पे है
तो ये इवन, ये ओड, ये देखो इवन आ रहा है। ओके, तो z किस पे आएगा, ओड नंबर फ्लोर पे, s कहां पर आएगा, इवन नंबर फ्लोर पे। उसके बाद इंफॉर्मेशन देखिए क्या गिवन है, वी लिव्स ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर। चलो भी वी का पता चल गया कि वो सबसे निचले फ्लोर पे अवेलेबल है। उसके बाद आर लिव्स इमीडिएटली अबव वाई, आर जो है वाई के जस्ट अबव में है, फ्लोर वाइज आर जो है वाई के जस्ट अबव में है। अब देखो वाई के बारे में इंफॉर्मेशन हमें पता थी ऑलरेडी, वाई बैठेगा तो आर भी बैठ जाएगा। तो वाई के बारे में इंफॉर्मेशन एक गिवन थी, मैं यहां पर लिखना भूल गया हूं कि वाई थर्ड फ्लोर पे नहीं था। ठीक है, चेक कर लीजिए, आपको ये लिखा हुआ था, ये इंफॉर्मेशन पढ़ो कि वाई जो है ओड नंबर फ्लोर पे तो है बट वो थर्ड फ्लोर पे नहीं है। अब वाई देखो फर्स्ट पे भी नहीं है क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे ऑलरेडी कौन बैठा हुआ है, वी। ओके, वाई फर्स्ट पे नहीं है, वाई थर्ड पे नहीं है, तो वाई कहां पर होगा, नाइन्थ पे भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वाई के जस्ट अबव में आर ने भी तो आना है। तो वाई या तो सेवंथ पे होगा या तो वाई फिफ्थ फ्लोर पे होगा। चलो केसेस बना लेते हैं। अगर वाई सेवंथ पे हुआ तो 1 2 3 एक्स यहां पर आया, और एक्स के जस्ट अबव में कौन है, टी। ओके, एक्स के जस्ट अबव में कौन है, टी। वाई के जस्ट अबव में कौन है, आर। दूसरा केस, अगर वाई फिफ्थ पे होता, वी ऑलरेडी यहां पर है, तो 1 2 3 एक्स यहां तो आ ही नहीं सकता, तो एक्स हमें अबव में लेना पड़ेगा। 1 2 3 एक्स यहां पर हुआ, एक्स यहां भी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि एक्स के अबव में टी भी तो होना चाहिए। तो ये वाला केस कैंसिल, ये केस क्या हो गया हमारा, वैनिश हो गया। समझ में आ रहा होगा ये भी। ओके, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो कौन कौन सा पॉइंट मैंने यूज कर लिया, ये वाला पॉइंट यूज कर लिया तो इसको वैनिश करो। एक्स, रुकिए रुकिए, एक्स टी के, हाँ ठीक है, इसको भी यूज कर लिया तो इसको भी वैनिश करो। देखो टी इवन नंबर फ्लोर पे आ रहा है। ओके, इसको भी वैनिश करो। और कौन सा, अभी अभी पेंडिंग है, अभी चीजें पेंडिंग है और सॉल्व करते हैं। वाई के जस्ट अब में आर आ रहा है, इसको भी वैनिश करो। हाँ, इस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं कि जेड और एस के बीच में 2 पर्सन है। ओके, और जेड जो है वो ओड नंबर फ्लोर पे है, इसको हम यूज कर सकते हैं। अब जेड ओड नंबर फ्लोर पे है तो या तो जेड फिफ्थ पे होगा या तो नाइन्थ पे होगा, दो ही केसेस बनते हैं। ओके, अगर मैं मान लेता हूं जेड यहां पर है, पहली बात ले नहीं सकता क्योंकि यहां मेंशन्ड है कि जेड के अबव में जितने भी पर्सन है वो नॉर्थ फेसिंग है, मतलब जेड के अबव में कोई ना कोई है, तो जेड यहां भी नहीं लो। अंडरस्टूड है, ये अपने आप में ही रखना चाहते हैं रख के देख सकते हैं, वो आपका पॉसिबिलिटी वैनिश हो जाएगा। क्योंकि अगर एग्जामिनर ने ये इंफॉर्मेशन दी है, कुछ दिमाग के रख के ही दी होगी इंफॉर्मेशन, तो जेड जो है वो नाइन्थ फ्लोर पे नहीं होगा, तो जेड के लिए सिर्फ एक ही केस बचा, दैट इज फिफ्थ फ्लोर, क्योंकि ओड नंबर फ्लोर बस यही बचा। और जेड जो है वो एस के अबव में भी था, गिवन था ये सारी की सारी चीजें कि जेड लिव्स अबव एस, और जेड और एस के बीच में कितने का गैप है, 2 का गैप है। ओके हो गया ये भी। चलो और इंफॉर्मेशन देखो, यू को मैं यहां पर ले नहीं सकता। अगर मैं यू को यहां पर लूंगा तो क्या मेंशन था कि यू के नीचे जितने भी पर्सन हैं वो सारे नॉर्थ फेस करेंगे, किसको छोड़ के, एस को। मतलब इकलौता ऐसी होगा जो साउथ फेस करेगा, मतलब बाकी सारे नॉर्थ फेस करेंगे। फिर जो इंफॉर्मेशन हमें यहां पर अवेलेबल थी कि कम से कम 3 पर्सन ऐसे हैं जो सेम डायरेक्शन में फेस करेंगे, वो कहां जाएंगे बेचारे। ओके, तो यू मैं 9th फ्लोर पे नहीं ले सकता, तो यू के लिए कौन सा प्लेस रहा, 6th फ्लोर। ओके, जो रह गया वो यहां पर आ जाएगा। ठीक है, कौन रह गया, डब्ल्यू। तो सिटिंग अरेंजमेंट तो आपका सॉल्व हो गया। ओके, सॉरी, पजल जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है, इसको भी हटा दो। अब आती है हमारे पास बारी यहां पर। अब आगे इंफॉर्मेशन और भी गिवन है, कहता द वन हु लिव्स इमीडिएटली बिलो वाई, कहता जो भी वाई के बिलो में रहता है। अब देखो वाई के बिलो में कौन रह रहा है, यू, मतलब यहां पर यू के बारे में बात की जा रही है। तो यू के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है, सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ वाई, वो वाई के तत्काल दाईं ओर है। ओके, द वन हु लिव्स ऑन द 6th फ्लोर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जेड, कहता जो भी छठी मंजिल पे रहता है, छठी मंजिल पे कौन रह रहा है, यू। तो यू जो है वो किसका पड़ोसी नहीं है, जेड का पड़ोसी नहीं है। ओके, अब देखो ना तो यू यहां पर आ सकता है ना यू यहां पर आ सकता है, तो यू के लिए एक ही केस बचा, क्योंकि 6th फ्लोर पे तो यू रहता है और यू किसका नेबर नहीं है, जेड का पड़ोसी नहीं है, रो वाइज। तो यू यहां भी नहीं होगा, यू यहां भी नहीं होगा, तो यू के लिए कौन सा प्लेस रहा, अच्छा यू कॉर्नर पे भी तो आ सकता था, बट नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, ध्यान से देखिए, यू और वाई नेबर है, क्योंकि वाई का तत्काल दाईं और यू भी चाहिए ना,
तो u ये हमें यहीं पर ही लेना पड़ेगा, इस सिचुएशन में भी u हमें यहीं लेना पड़ेगा। ओके, अब यहां से y की पोजीशन का पता चल जाएगा कि y का इमीडिएट राइट u अवेलेबल है। अगर y का इमीडिएट राइट u अवेलेबल है तो y नॉर्थ फेसिंग होगा, तभी तो इमीडिएट राइट u आ जाएगा। तो इधर किसका प्लेस रहा, x का रहा। इस सिचुएशन में y हमें साउथ फेस करवाना पड़ेगा, तभी तो इमीडिएट राइट u आ जाएगा, और इधर क्या आएगा, x अवेलेबल होगा। आगे इंफॉर्मेशन गिवन थी कि v का सेकंड लेफ्ट u है, मतलब कि v और u के बीच में 1 का गैप है, तो v यहां पर आ जाएगा। v और u के बीच में 1 का गैप है, तो v यहां पर आ जाएगा। और v का सेकंड लेफ्ट u है, तो मतलब v यहां पर साउथ फेस करेगा, तभी सेकंड लेफ्ट u आएगा। v यहां पर नॉर्थ फेस करेगा, तभी सेकंड लेफ्ट u आएगा। ओके, अब देखो v बैठा कहां है, फर्स्ट फ्लोर पे, और u के बिलो में जितने भी पर्सन बैठे थे वो सारे के सारे क्या थे, नॉर्थ फेस कर रहे थे। अगर मैं v को साउथ फेस करवाता भी हूं तो u के नीचे जितने भी थे वो तो सारे नॉर्थ थे, और z के ऊपर जितने भी थे वो सारे के सारे साउथ थे। ये कंसीडर किया था हमने, कंक्लूड किया था। अब v u के नीचे रह रहा है, ओके, और v तो नॉर्थ होना चाहिए, बट इस केस में तो v साउथ आ रहा है, तो आपका ये वाला केस खत्म। अंडरस्टूड होगा ये भी। चलो उसके बाद बात करते हैं। अब u के नीचे जो जो भी है ना उसको साउथ फेस करवा दो। कौन कौन है, z है, z को साउथ फेस करवाओ। सॉरी, u के नीचे नॉर्थ फेस थे, मतलब z को नॉर्थ फेस करवाओ। और देखो u के नीचे कौन है, t, t को नॉर्थ फेस करवाना है। क्या हमें t का अभी कंफर्म है, नहीं, t कंफर्म नहीं है कि t यहां भी हो सकता है, t इस कॉर्नर पे भी हो सकता है, तो इसको होल्ड पे रखते हैं। उसके बाद x को नॉर्थ फेस करवाओ, भाई x नॉर्थ फेस है, हो गया। s को साउथ फेस करवाना पड़ेगा, क्योंकि s को छोड़ के बाकी सारे के सारे जो u के नीचे थे वो नॉर्थ फेस कर रहे थे, तो s को साउथ फेस करवाना है। तो ऑब्वियस सी बात है s यहाँ तो होगा ही नहीं, तो s यहाँ पर आ जाएगा, एक ही प्लेस बचा, साउथ फेस करेगा, तो ये प्लेस किसके लिए रहा, t के लिए। v को नॉर्थ फेस कर रहा है वो, और z के ऊपर जितने भी रह रहे हैं वो साउथ फेस कर रहे हैं। u z के ऊपर है, साउथ फेस करेगा, r भी z के ऊपर है, ये भी साउथ फेस करेगा। ठीक है, तो मतलब ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन यूज हो चुकी है। ये देखो u v दोनों में से कोई भी s का पड़ोसी नहीं है, यूज हो गया। y के दाईं ओर उतने पर्सन है जितने x के दाईं ओर है, हम अरेंज कर चुके थे। जो टॉप मोस्ट फ्लोर पे रहता है उसके दाईं ओर मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन है, तो टॉप फ्लोर पे देखो कौन आ रहा है, w, मैंने बोला था ना, मतलब वो जो टॉप फ्लोर वाला पर्सन है वो कॉर्नर पे होएगा, क्योंकि वही कॉर्नर वाली सीट वाला पर्सन ऐसा होगा जिसके दाईं ओर अधिकतम नंबर ऑफ कैंडिडेट होंगे। ठीक है, काफी अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। तो देखो इसी से ही आपकी लॉजिकल एबिलिटी इंक्रीज होगी। ये मत मानना कि इतना टाइम होगा एग्जाम में कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। अगर बहुत ज्यादा टफ लेवल का, अब जरूरी तो नहीं है आप क्लरिकल लेवल के पेपर ही दोगे, पीओ लेवल के भी दोगे। अगर आपका पीओ लेवल में एक सिटिंग पजल का भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है ना, 5 नंबर कंफर्म है, मेरिट में नाम पक्का आएगा, रीजनिंग की टेंशन खत्म। अगर एक भी सॉल्व कर दिया तो, अगर भागोगे हमेशा इन चीजों से, आपके पास ऑप्शन नहीं बचेगा पीओ मेंस के लिए कि कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करें, सिटिंग और पजल ही रह जाता है। अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं पर्सनली, बाकी आप अपना खुद भी एक्सपीरियंस लो, जाके देखो एग्जाम में, खुद आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जब तक आप उस चीज का एक्सपीरियंस खुद नहीं लोगे ना, तब तक आपको सीरियस नहीं लगेंगी मेरी बातें। ओके, चलो क्वेश्चन सॉल्व कर लें इससे रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या गिवन था, कहता इफ ऑल आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, अगर सारे के सारे विपरीत दिशा में देख रहे हैं तो हमें बताना था वाई का फिफ्थ राइट कौन है। ओके, वाई अभी देखो साउथ फेस कर रहा है, तो मतलब अपोजिट मतलब नॉर्थ फेस करेगा। इसका फिफ्थ राइट देखो 1 2 3 4 5 कौन आ रहा है, आर आएगा, क्योंकि उन्होंने पर्सन की पोजीशन चेंज करने के लिए नहीं बोला, उन्होंने बोला अगर सभी विपरीत दिशा में फेस कर रहे हैं, बी ऑप्शन। इफ इन द फ्लोर एक्स इज रिलेटेड टू यू, अगर एक्स यू से संबंधित है, ये देखो एक्स यहां पर है, यू यहां पर है, तो एक्स यू से किस प्रकार संबंधित है, वो उससे 3 फ्लोर नीचे है। एक्स जो है यू से 3 फ्लोर नीचे है। वी एस से संबंधित है, वी एस के नीचे आ रहा है, 3 फ्लोर नहीं है, वी एस के नीचे है, यहां पर एक्स यू के नीचे है। तो हमें बताना था इन द सेम वे हु अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू आर, तो आर से रिलेटेड कौन होगा। तो आर देखो किसके नीचे आ रहा है, डब्ल्यू के, तो ऑप्शन चूज करो, डब्ल्यू है जी, बिल्कुल है। ठीक है, इफ ऑल द पर्सन आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम टॉप मोस्ट फ्लोर हु अमंग द फॉलोइंग रिटेन इन देयर फ्लोर्स,
अगर शीर्ष से लेके नीचे तक टॉप मोस्ट फ्लोर में सभी के सभी पर्सन को क्या कर दिया जाए, अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया जाए, ठीक है, अल्फाबेटिकल अरेंज कर दिया जाए टॉप मोस्ट फ्लोर, ठीक है। तो कितने पर्सन ऐसे होंगे जो अपनी पोजीशन सेम रखेंगे? ओके, इसके ऑप्शन गलत दे दिए मैंने। अच्छा, ऑप्शन ऐसे आ सकते हैं। चलो पहले तो अल्फाबेटिकली इनको अरेंज कर दो। अल्फाबेट कहाँ से शुरू हो रहे थे यहाँ पर? हाँ जी, अल्फाबेट कहाँ से शुरू हो रहे थे? आर से शुरू हो रहे थे। चलो लिख लेते हैं यहाँ पर आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब देखो दो पर्सन ऐसे हैं, कौन कौन से हैं दो पर्सन? क्लियरली दिख रहा होगा आपको। हाँ जी, एक तो यू है और एक्स है, एक यू है और एक्स है। ओके, ये दो पर्सन ऐसे हैं जो अपनी पोजीशन को रिटेन करके बैठे हैं, बट इनको सिटिंग अरेंजमेंट से कंपेयर किया गया। पहला कहता द वन हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, कहता जो डब्ल्यू के दाईं और दूसरे प्लेस पे है। अब देखो डब्ल्यू का दायां दूसरा कौन है? एक्स। बिल्कुल ठीक है, एक्स अपनी पोजीशन को रिटेन करके बैठा है। पहला ऑप्शन ही आंसर है। अगर यहां पर आइदर और वाला ऑप्शन होता तो हम उस आइदर और का जो भी साथ में ऑप्शन होता उसके ऊपर भी जाते, बट एक पहले ऑप्शन में ही आंसर मिल गया तो बाकी देखने की नीड नहीं है। कौन सा कॉम्बिनेशन सही है हमें ऑप्शन के थ्रू बताना है। कहता सेकंड फ्लोर एस, देखो एस का सेकंड फ्लोर है जी, बिल्कुल ठीक है, ये वाला कॉम्बिनेशन सही है। ऑल आर ट्रू भी है, देखो ऑल आर ट्रू है ना, सारे ऑप्शन चेक करो फिर। यू सिक्स्थ फ्लोर पे है, अगर ये सही हुआ ना तो सारे सही हैं। यू सिक्स्थ फ्लोर पे भी है, सारे सही हैं, बाकी देखने की जरूरत नहीं है। अब ये थोड़ा होगा कि ये दोनों गलत हो जाएंगे, फिर ऑल आर ट्रू क्यों देता? अगर ऐसा होता तो आइदर और वाला ऑप्शन देता कि आइदर ए और बी। दो ऑप्शन सही है मतलब ऑल आर ट्रू, तीसरा चौथा भी ट्रू ही होगा, चाहे तो क्रॉस चेक कर सकते हो। ओके चलो, डाटा सफिशिएंसी सेशन लेंथी हो गया आज का, है ना, बट काफी बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन है, मैंने पहले बोला था। डाटा सफिशिएंसी का रूल आपको पता होना चाहिए, हर एक स्टेटमेंट को अलग अलग सॉल्व करना है। यहां पर हमें बोला गया हु इज द सन इन लॉ ऑफ एस, एस का दामाद कौन है? पहली इंफॉर्मेशन को यूज करो। पहली इंफॉर्मेशन क्या कहती है? एक्स इज द सिस्टर ऑफ एस, एक्स जो है वो बहन है, किसकी बहन है? एस की बहन है। वी इज द हस्बैंड ऑफ एम जनीस, वी जो है हस्बैंड है किसका? एम की भतीजी या भांजी का। एम की नीस कौन होगी? कोई एम का सिबलिंग होगा, उसकी कौन होगी? नीस, ठीक है, ये एम की नीस बन गई, उसकी डॉटर होगी। एम के सिबलिंग की बेटी होगी, तभी तो एम की नीस बनेगी। और वी उसी से मैरिड है, और वी उसका हस्बैंड है। अब यहां से कहां से पता चल जाएगा एस का सन इन लॉ कौन है? तो पहली से तो आएगा नहीं, पहली को अवॉइड करो। पी इज द सिस्टर ऑफ बी, दूसरी इंफॉर्मेशन को मैं यूज कर रहा हूं कि पी जो है वो बहन है, किसकी बहन है? बी की बहन है। आर इज द डॉटर ऑफ बी, आर जो है वो बेटी है किसकी? बी की। वी इज द फादर ऑफ आर, वी आर का फादर है। वैसे इसको सॉल्व करने से पहले देख लेते क्या इसमें ऐसा डिफाइंड है, नहीं है ना, तो इसको सॉल्व करने की नीड ही नहीं थी। चलो कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, वी इज द फादर ऑफ आर। तो दूसरी से भी नहीं आएगा, अंडरस्टूड है, ना पहली से आया ना दूसरी से आया। तीसरी में देखो एस आ रहा है तो इसको सॉल्व करो। सी इज द हस्बैंड ऑफ एस, सी जो है वो हस्बैंड है किसका? एस का हस्बैंड है। एस इज द मदर ऑफ बी, एस जो है वो मदर है किसकी? बी की मदर है। एस हैज टू चिल्ड्रन, एस के दो बच्चे हैं, एक तो बी है, दूसरे का पता नहीं है। अब यहां से भी नहीं पता चलेगा एस का सन इन लॉ कौन है। तो इतना क्लियर है, मर्जिंग तो होगी होगी, ठीक है। मर्जिंग में देखो फर्स्ट एंड सेकंड आर सफिशिएंट, ऑप्शन गिवन है। फर्स्ट एंड थर्ड आर सफिशिएंट, ऑप्शन गिवन है। ऑल 1 2 3 आर सफिशिएंट, ये भी गिवन है। तो मतलब आपको मर्जिंग का ध्यान रखना होगा। तो पहले अगर मैं पहली और दूसरी को मर्ज करूं, देखो पहली और दूसरी को मर्ज करके देखो, मर्जिंग तो होगी होगी। अगर पहली और दूसरी को मर्ज करें तो यहां से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि वी इज द हस्बैंड किसका है? बी का। चलो यहां पर बी लिख देते हैं। आगे किस तरह से मर्जिंग होगी बताओ? हाँ जी, आगे किस तरह से मर्जिंग होगी? बी यहां पर आ गया, बी की सिस्टर हो गई पी, कहां से पता चलेगा एस कहां इंक्लूड होगा? तो पहली दो से तो आएगा नहीं, पहली और तीसरी को मर्ज करके चलो। हाँ जी, पहली और तीसरी को, पहली और तीसरे में हमें यहां पर दिखाई दे रहा था कि एस इज द मदर ऑफ बी, यहां पर कोई कॉमन पर्सन है देखो, हाँ ये गिवन है कि एस इज द मदर ऑफ बी, ठीक है, और एक्स एस की सिस्टर है। मैंने पहली और दूसरी को मर्ज किया। अब यहां से भी कैसे पता चलेगा कि ये वाला पोर्शन कहां पर मर्ज होगा? ना तो पहली से और दूसरी से आया, ना पहली और तीसरी से आया। चलो दूसरी और तीसरी को मर्ज करके देखो, यहां पर देखो कॉमन पर्सन है,
तो बी ये है, ठीक है, और बी का हस्बैंड कौन बन रहा है, वी। ये बन गया, देखो एस का सन इन लॉ कौन है, वी। तो यहां पर दूसरी और तीसरी इंफॉर्मेशन को मर्ज करके आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिला। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग बहुत होगा, बट कुछ एक एग्जाम ऐसे आते हैं जहां पर रीजनिंग सेक्शन के अंदर, जैसे पीओ लेवल, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चंस की वेटेज जो है वो वेरी करती है, एक एक नंबर का नहीं होता। जिसमें 45 क्वेश्चन है रीजनिंग के, 60 नंबर का सेक्शन होता है। तो डाटा सफिशिएंसी एक ऐसा टॉपिक बन जाता है जो 1.5 या 2 नंबर का भी आता है क्वेश्चन। ओके, चलो अगला देखिए क्या है। कहता 8 पर्सन है लिविंग ऑन द फ्लोर्स ऑफ एन 8 स्टोरी बिल्डिंग। हिंदी में करना चाहते हैं तो पॉज करके इसे सॉल्व कर सकते हो। 8 स्टोरी बिल्डिंग है तो इतना पता चल गया, फ्लोर वाइज क्वेश्चन है तो फ्लोर बना लीजिए, 3 2 1, ठीक है। अब पता नहीं है कितने केसेस बनेंगे, क्योंकि 3 स्टेटमेंट भी हैं, हर स्टेटमेंट से रिलेटेड कितने केसेस की नीड पड़ जाए, ठीक है। थोड़ा मैनेज कर लेना, लाइंस जो हैं वो टेढ़ी मेढ़ी जा रही हैं। चलो ये बना के रख दिया हमने। इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। लोअर मोस्ट फ्लोर जो है वो नंबर 1 है, हमेशा ऐसे होता है, तभी मैंने बना दिया। 2, 8 पर्सन नेम्स आर कंसेक्यूटिव अल्फाबेट हु लिव्स ऑन द 5th फ्लोर। आपको सिर्फ 5th फ्लोर पे देखना है कौन सा पर्सन आएगा, और सारे के सारे कंसेक्यूटिव लेटर्स हैं, ABCDPQR, इस तरह, सॉरी ABCDEFGH, ये 8 पर्सन अकॉर्डिंगली। कहता 2 पर्सन आर लिविंग बिटवीन L एंड P, पहला केस। कहता L और P के बीच में 2 पर्सन है, हमें नहीं पता L कहां पर आएगा, हमें नहीं पता P कहां पर आएगा। O लिव्स इमीडिएटली बिलो L, O जो है वो L के जस्ट बिलो में आ रहा है। अगला M लिव्स इमीडिएटली बिलो Q, M जो है वो Q के जस्ट बिलो में आ रहा है, पता नहीं है कहां पर है। और Q के बारे में इंफॉर्मेशन है हु लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, तो Q अगर टॉप मोस्ट फ्लोर पे है तो Q का जस्ट बिलो कौन है, M। चलो इसको तो मैंने यूज कर लिया पहली इंफॉर्मेशन को, भाई बाकी कहाँ बिठाएं। L और P के बीच में 2 पर्सन है, L का जस्ट बिलो O है, मान लिया L यहाँ नहीं आएगा, L यहाँ भी हो सकता है, L यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी कहीं भी हो सकता है। तो 5 केसेस बनेंगे, तो कहाँ से पता चल जाएगा कि 5th फ्लोर पे कौन है। तो पहली से तो आपका आएगा ही नहीं। दूसरा यूज करते हैं, दूसरी स्टेटमेंट में यहां पर यूज करूंगा। ओके, डिफरेंट पेन यूज कर लेता हूं। ये दूसरा कहता P लिव्स अबव L's फ्लोर, कि P जो है वो L के ऊपर कहीं ना कहीं फ्लोर पे रहता है। एग्रीड। 1 पर्सन लिव बिटवीन L एंड R, L और R के बीच में 1 पर्सन है। अभी सिर्फ अकेला दूसरा देख रहे हैं, पहली को इंक्लूड मत करना। N डज नॉट लिव इमीडिएटली बिलो R, N जो है वो R के इमीडिएटली बिलो नहीं रहता, ठीक है। N जो है R के इमीडिएटली बिलो नहीं रहता, इमीडिएटली नहीं है, कहीं भी हो सकता है, पर नीचे भी हो सकता है, ऊपर की तरफ भी हो सकता है। तो क्या इसी इंफॉर्मेशन से अकेला दूसरे को यूज करके आंसर आ जाएगा कि 5th फ्लोर पे कौन है, किसी की फिक्स्ड पोजीशन तो देते। तीसरे वाला यूज करते हैं, तीसरी इंफॉर्मेशन अलग से यहां पर करके देखेंगे। K लीव्स वन ऑफ द फ्लोर अबव R, बताओ भाई इससे क्या पता चल जाएगा। तो ना पहली से आया, ना दूसरी से आया, ना तीसरी से आया, मर्ज करके देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंगली भी मर्ज कर सकते हो। देखो फर्स्ट और थर्ड को मर्ज करके तो अकेला आएगा नहीं, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं गिवन। आप फर्स्ट और सेकंड को मर्ज करके देखो, अकेला सेकंड और थर्ड को मर्ज करके देखो, ठीक है। चलो फर्स्ट और सेकंड को मर्ज करके देखते हैं। अगर मैं पहली दो को मर्ज करता हूं, चलो दूसरी इंफॉर्मेशन यहां पर यूज कर लो। कहता L और R के बीच में 1 पर्सन है, और L और P के बीच में 2 पर्सन है, और P L के अबव में है। अगर P और L के बीच में 2 पर्सन है तो L यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा, L यहां भी नहीं होगा, L को यहां लेना पड़ेगा, कम से कम यहां लेना पड़ेगा L को, तभी तो 2 के गैप में P यहां पर आ पाएगा। ये देखो 2 केसेस बनेंगे, एक L हमें यहां लेना पड़ेगा, ये भी अभी फर्स्ट और सेकंड को मर्ज करके देख रहे हैं तो यूज हो रहा है। L यहां पर होगा तभी 2 का गैप P यहां पर आ जाएगा, Q और M की कंडीशन यहां पर होगी, उसी की तो पॉसिबिलिटी एक्सटेंड कर रहे हैं। और L के जस्ट बिलो में कौन था, O यहां पर आया, O यहां पर आया। L और R के बीच में कितने पर्सन है, 1। अगर L यहां पर है तो R यहां भी आ सकता है, L अगर यहां पर है R यहां पर होगा, L अगर यहां पर है तो R यहां भी आ सकता है। तो मतलब 5th फ्लोर का आइडिया ही नहीं हो रहा भाई साहब। ओके चलो, और R के जस्ट बिलो में N नहीं आ रहा। अगर R के जस्ट बिलो में N नहीं है तो N यहां पर होगा। अगर मैं R को यहां ले लेता हूं तो N यहां आ जाएगा, बट अगर मैं R को यहां ले लूं तो N यहां पर आ जाएगा। बताओ कैसे पता चलेगा 5th फ्लोर पे कौन है। तो पहली और दूसरी से तो नहीं आ रहा,
पहली और दूसरी को मर्ज करके नहीं आ रहा। ओके, तो तीसरे वाला केस और पहले वाला केस अगर मैं मर्ज कर दूं तो मुझे तो ऑप्शन ही नहीं गिवन, तो बेहतर है तीनों को मर्ज कर लो। जब पहली और दूसरी से ही नहीं आ रहा तो फर्स्ट एंड आइदर 2 और 3, तो मैं उसके ऊपर जाता ना कि पहले को या तो दूसरे से मिला दो आंसर आ जाएगा, या पहली को तीसरी से मिला दो आंसर आ जाएगा। ओके, जब पहली दूसरे से ही नहीं आ रहा तो मेरा ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन कैच किया करो। अब मैं मिलाता हूं, क्या दूसरी तीसरी से आ जाएगा? चलो इतना बता दो, नहीं आएगा, कुछ फिक्स्ड पोजीशन ही नहीं गिवन। ये ऑप्शन भी एलिमिनेट, तो तीनों ही मर्ज करो। तीनों मर्ज करके देखते हैं। अगर तीनों मर्ज करके देखें तो के आर के अबव में है, के जो है आर के अबव में है। मान लिया एक तो ये केस बना, अगर के आर के अबव में है, ध्यान से सुनना, अगर मैं के यहां ले लूं, ओके, तो ये दो पोजीशन रह जाएंगे आर और एन के लिए, क्योंकि एल और आर के बीच में एक पर्सन भी था। दूसरी इंफॉर्मेशन को पकड़ो, ठीक है। तो एक तो ये केस रहा। अगर मैं के को यहां ले लेता हूं तो भी आर यहां पर आएगा, क्योंकि एल और आर के बीच में एक पर्सन है। आर यहां पर आ गया तो एन यहां पर, बट आर यहां पर रहा तो एन यहां पर भी तो रह सकता है। मतलब के ना मेरा पहली से आया, ना दूसरी से आया, ना तीसरी से आया। पहली दूसरी को मर्ज किया तो भी नहीं आया, तीनों को मर्ज किया तो भी नहीं आ रहा। तो ऑल 1 और 2 एंड 3 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तीनों को मर्ज कर लो, क्वेश्चन का आंसर आपको फिर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी भी केस में आपको 5th फ्लोर का पर्सन आइडेंटिफाई ही नहीं हो रहा। ओके, चलो बढ़े आगे। तो इसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका लो रहेगा, पक्का कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा, ये सिर्फ प्रैक्टिस के साथ ही आएगा। आप मार्क तो कराओगे, अब आके लगेगा भाई पता नहीं सही था या गलत था, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस के साथ तो ये अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। चलो आगे देखिए क्या है, ये हिंदी लैंग्वेज में है, अटेम्प्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। कहता 7 पर्सन है, नाम दे दिए गए, आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर बेस्ड है। हु सिट्स एट द राइट एंड ऑफ द रो, दाएं छोर पे आपको बताना है क्या है। कहता 3 पर्सन सिट बिटवीन जी एंड डी। पहला केस कि जी और डी के बीच में 3 पर्सन है, मान लिया। कौन कहां पर है पता ही नहीं है, और डी के बारे में इंफॉर्मेशन है हु सिट्स एट द एंड ऑफ द रो, ये एंड पे बैठा है। अगर ये एंड पे बैठा है, ठीक है, तो दो केसेस मान लेते हैं। कितने पर्सन थे? 7, मतलब 2 यहां पर होंगे। ये राइट लेफ्ट हैंड पे भी हो सकता है, डी और जी के बीच में 3 पर्सन है, 2 पर्सन यहां पर होंगे, तो पहली से तो आएगा नहीं। दूसरी को यूज करते हैं। ओके, दूसरी इंफॉर्मेशन ग्रीन पेन से यूज कर लेता हूं ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर पाए किस किस को मर्ज कर रहे हैं। कहता 1 पर्सन सिट बिटवीन जी एंड ई। जी और ई के बीच में एक पर्सन है। मोर देन 1 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड ई। डी और ई के बीच में एक से ज्यादा पर्सन है। बताओ, इससे पता चला राइट हैंड पे कौन है? दूसरी से भी नहीं आएगा। तीसरी को यूज कर लेते हैं। चलो तीसरी की इंफॉर्मेशन क्या कहती है? कहता है जी सिट्स टू द राइट ऑफ ए। जी जो है वो ए के दाईं ओर है, कहां पर है पता ही नहीं है। और ए के बारे में इंफॉर्मेशन है हु सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ई, और ए जो है वो ई के बाईं ओर है। ओके, चलो इससे भी नहीं आएगा। मर्ज करना शुरू करो। अगर मैं पहली दो को मर्ज करूं तो पहली दो में क्या इंफॉर्मेशन आती है कि जी और ई के बीच में एक पर्सन है, तो ई यहां भी हो सकता है, ई यहां भी हो सकता है। बट आगे इंफॉर्मेशन गिवन है कि डी और ई के बीच में एक से ज्यादा पर्सन है। अब पहली दो को मर्ज कर रहा हूं मैं इस ब्लू पेन से। अगर डी और ई के बीच में एक से ज्यादा पर्सन है तो ई यहां तो होने से रहा, क्योंकि जी और ई के बीच में एक पर्सन है, तो ई यहां पर होगा। इस सिचुएशन में ई यहां पर आएगा। डी और ई में एक से ज्यादा पर्सन है। क्या हमें पता चल रहा है एक्सट्रीम राइट हैंड कॉर्नर पे कौन है? इस केस में डी आ रहा है, इस केस में ई आ रहा है। चलो पहली दो से तो आएगा ही नहीं। अब पहली और तीसरी को मर्ज करके देखो। अब जी जो है ए के दाईं ओर है, भाई ए को कहां पर लें? 2 केस बनेंगे, इधर 3 केस बनेंगे, और ए ई के लेफ्ट में है, नहीं एज्यूम कर सकते। दूसरी तीसरी से आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। बताओ कहां पर बिठाओगे दोनों की दोनों सिचुएशन में? तो बेहतर है तीनों को मर्ज कर दो। तीनों को मर्ज करेंगे तो ई यहां पर था, इस केस में ई यहां पर था, क्योंकि जी और ई के बीच में एक पर्सन है और डी और ई में एक से ज्यादा पर्सन है। तो पहली दो को मर्ज कर लिया हमने। जी ए के दाईं ओर आ रहा है और ए ई के बाईं ओर आ रहा है। यहां पर ई का बाईं ओर ए बिठा सकते हो, तो ये केस कैंसिल। तो क्लियरली पता चल गया तीनों को मर्ज करके दाएं छोर पे कौन है। हमें बाकियों से कोई मतलब नहीं है, बाकियों से कुछ लेना देना नहीं है। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जो चीज पूछी गई है
जो आस्किंग है उसी पे फोकस करो। तो तीनों की तीनों इंफॉर्मेशन को मर्ज करके पता चला कि एक्सट्रीम राइट हैंड कॉर्नर पे कौन सा पर्सन अवेलेबल था। ओके, चलो अगला डायरेक्शन टेस्ट के ऊपर बेस्ड है। चलो पहली इंफॉर्मेशन को उठाते हैं। यहां पर क्या गिवन था? पहली इंफॉर्मेशन, अच्छा पूछा क्या गया पहले वो तो देख लो। जी और एच के बीच का डिस्टेंस बताना है, ठीक है जी। अब यहां पर देखो, पहली इंफॉर्मेशन को सॉल्व करने से पहले क्या जी और एच दोनों डिफाइंड है? नहीं है ना, तो पहली से तो आएगा नहीं। दूसरी इंफॉर्मेशन में देखो एच डिफाइंड है तो जी डिफाइंड नहीं है, इसको भी खत्म करो। तीसरी इंफॉर्मेशन में भी एच डिफाइंड है, जी डिफाइंड नहीं है, इसको भी खत्म करो। तो ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 से तो आएगा नहीं। अब हमें पहली दो को मर्ज करना है। पहले दो को मर्ज करके देखेंगे, उससे ना आया फिर दूसरी और तीसरी को मर्ज करके देखेंगे। तो पहली दो को मर्ज करके मैं इकट्ठा डाटा वो यहां पर उठा रहा हूं। पहली दो का, ये फर्स्ट और सेकंड को मैं मर्ज कर रहा हूं। पहली दो में क्या था? D इज 5 मीटर ईस्ट ऑफ G। D जो है वो G के ईस्ट में है, कितना? 5 मीटर। ओके, एंड D के बारे में इंफॉर्मेशन है वो F के नॉर्थ में है 4 मीटर। D जो है F के नॉर्थ में है 4 मीटर। और F के बारे में इंफॉर्मेशन है विच इज 8 मीटर वेस्ट ऑफ B। F जो है B के वेस्ट में है कितना? 8 मीटर। तो ये पहली इंफॉर्मेशन। दूसरी इंफॉर्मेशन इसी के साथ मर्ज करो, कॉमन पर्सन उठाओ। A इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ B। A जो है वो B के नॉर्थ में है 10 मीटर। A जो है वो B के नॉर्थ में है 10 मीटर। अब 10 मीटर कैसे खींचोगे? 4 ये हो गया, 6 ये हो गया 10 मीटर। H इज 4 मीटर वेस्ट ऑफ A। H जो है वो A के वेस्ट में है कितना? 4 मीटर। H A के वेस्ट में है 4 मीटर। H यहां पर आ गया। अब देखो, G और H के बीच का डिस्टेंस निकालना था, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिटरमिन कर सकते हो आप, निकालने की जरूरत नहीं है। आप देखो क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको थोड़ा बहलाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो। कई तो फीलिंग ले जाएंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने लग जाएंगे। निकालना नहीं है, बस इतना देखना है आप निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते। तो पहली दो से आ रहा है। अब पहले और दूसरी को मर्ज करके सिंपली आ रहा है क्या? फर्स्ट एंड आइदर 2 और 3 ऐसा कोई ऑप्शन गिवन है? नहीं। तीनों को मर्ज करने की जरूरत नहीं है, पहली दोनों से ही आपको क्वेश्चन का आंसर मिल रहा था। तो ए ऑप्शन आपका फाइनल हो गया। ईमानदारी से बता दो कितने क्वेश्चन सही थे, आप ही का फायदा है, ठीक है। अप्रिशिएट करूंगा नेक्स्ट आने वाले सेशन में, जब भी आप आएंगे, जब भी हम लाइव आएंगे। ओके, तो बढ़िया होगा आपके लिए। ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में बता दो कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पर करेक्ट थे, पजल, सिटिंग, डाटा सफिशिएंसी कितने सही थे, ठीक है। तो ये हमारा सेशन था आज का। एक बार बता भी दिया करो कि आपको क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा है, ताकि आगे आने वाले सेशंस में यही पैटर्न को मैं इंक्लूड कर सकूं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं बढ़िया लग रहा होगा। तो मिलते हैं जल्दी ही फिर अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल दी बेस्ट। प्रेपरेशन करते रहो।